हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं सीजीएल टीयर 2 के मॉक टेस्ट। ये है मॉक टेस्ट नंबर 2। इसके पहले हम ऑलरेडी मॉक टेस्ट नंबर 1 देख चुके हैं, जिसका पूरा सोल्यूशन मैंने कराया था। यह है क्वेश्चन नंबर मॉक टेस्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। फिर से सेम काम करना है आपको, वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर ट्राई करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, शुरू कर रहा हूं मैं स्ट्रेट अवे। लिखा है कि चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग विच मीन्स आपसे सिनोनिम पूछा गया है। कौन से वर्ड का? रिकंडाइट। क्या वर्ड है? रिकंडाइट। पहले इत्मीनान से रिकंडाइट को समझते हैं। देखो, रिकंडाइट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो, या उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हो, उस थियरीज को बहुत कम लोग जानते हो, लिटिल नोन चीज हो, तो इन सारे डेफिनेशन के लिए हम रिकंडाइट वर्ड का यूज करते हैं। आपसे पूछा गया था सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है इनेट। इनेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो जन्मजात हो, जो किसी इंसान के पास तब से हो जब से वो पैदा हुआ है, उसे इनेट कहा जाता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दैट लैक्स अ शेप और फॉर्म, जिसका कोई शेप और फॉर्म नहीं है, उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है, जैसे ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी सिनोनिम नहीं हो सकता। प्रोफाउंड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत गहराई है, बहुत डेप्थ है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा डीप है, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन क्या बचता है? एजोटेरिक। एजोटेरिक हम किसे कहते हैं? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत स्किल स्पेसिफिक है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग जैसी चीज है, उसको एजोटेरिक कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? एजोटेरिक। माइंड यू, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, आपसे क्लोजेस्ट वर्ड पूछा गया था। जरूरी नहीं है आप अगर डिक्शनरी में सर्च करोगे तो ये और ये दोनों सिनोनिम बताए जाएंगे। आपसे पूछा गया था चार में से सबसे नजदीक कौन है, तो सबसे नजदीक है एजोटेरिक। ठीक है, जितनी बातें मैंने बताई वो यहाँ पे स्लाइड्स के फॉर्म में लगी हुई है। रिकंडाइट का मतलब होता है जिसके बारे में कम लोगों को पता है, जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। इनेट, जन्म से। एब्स्ट्रैक्ट, जिसका एक आइडिया है, कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है। प्रोफाउंड, वेरी डीप, इंटेंस या इंसाइटफुल। एजोटेरिक, जो बहुत कम लोगों के समझने के लिए हो। जितनी बातें मैंने बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसका नोट्स बना लेंगे। आगे बढ़ते, अगला वर्ड बोला गया चूज द अपोजिट वर्ड। क्या पूछा गया है आपसे? अपोजिट वर्ड। कौन से वर्ड का? इंस्यूसिएंट। क्या वर्ड है? इंस्यूसिएंट। आपसे पूछा गया है कि इंस्यूसिएंट का मतलब बताइए। ठीक है, अपोजिट बताइए। इनफैक्ट सबसे पहले इंस्यूसिएंट समझते हैं, हम कहते किसको इंस्यूसिएंट। देखो, इंस्यूसिएंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग मूड में हो, है ना, जो बहुत ही रिलैक्सिंग मूड में हो या बहुत हैप्पी हो, उसे हम इंस्यूसिएंट कहते हैं। आपसे क्या बोला गया था कि इसका उल्टा बताइए। अच्छा, क्या आप ये बात समझ पाए हैं कि ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है? तो अगर हमें इसका एंटोनिम देखना है तो हम कौन से कॉनोटेशन वाले को ढूंढेंगे? नेगेटिव कॉनोटेशन को ढूंढेंगे। आई। केयर फ्री का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज का लोड लेके नहीं बैठा। ठीक है, बिल्कुल केयर फ्री है। तो ये तो सिनोनिम जैसा लग रहा है। इनडिफरेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मत समझिएगा इसका मतलब होता है दुखी होना। इनडिफरेंट का मतलब होता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं वहां से चुपचाप निकल गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये इनडिफरेंट है। ठीक है, ये भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। एंशियस का मतलब होता है बेचैन। ये हो सकता है ना, क्योंकि रिलैक्सिंग और हैप्पी का उल्टा अगर हम देखें तो एंशियस तो हो ही सकता है। अगला है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल केयर फ्री वाले टोन में। तो केयर फ्री और नॉन चैलेंट कुछ कुछ सिनोनिम जैसे। हमसे एंटोनिम पूछा गया था, एंटोनिम कौन होगा? एंशियस होगा। ठीक है, आ जाइए। इंस्यूसिएंट का मतलब होता है जो बहुत ही रिलैक्स्ड मैनर में चिंतित ना हो किसी चीज को लेके। केयर फ्री जो हर चिंता से मुक्त हो। इनडिफरेंट जो इंटरेस्ट ना दिखाए। एंशियस जो बेचैन हो। नॉन चैलेंट बिल्कुल काम और रिलैक्स्ड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा एंशियस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एरर डिटेक्शन का सवाल है। पहले हम आराम से सवाल को समझते हैं, उसके बाद इसमें एरर देखेंगे। लिखा है द सर्कुलर इशूड बाय द डिपार्टमेंट emphasized the need to revert back to the earlier protocol in order to maintain consistency across regions and prevent discrepancies in implementation at the operational level। अच्छा खासा क्वेश्चन है, 4 लाइन का। हिंदी समझते हैं पहले। जो सर्कुलर डिपार्टमेंट ने इशू किया था, इंफेसाइज करता है जरूरत को, किस जरूरत को? कि जो पुराने नियम कानून थे, जो पुराना प्रोटोकॉल था, उस पर वापस जाया जाए, ताकि इन ऑर्डर टू, ताकि मेंटेन हो सके कंसिस्टेंसी सारे रीजन्स में, और प्रिवेंट हो सके किसी भी किस्म की डिस्क्रिपेंसी इंप्लीमेंटेशन में ऑपरेशनल लेवल पे। ठीक है, मतलब एक सर्कुलर आया जो डिपार्टमेंट ने इशू किया है, और ये कह रहे हैं कि उसमें ये बोला गया कि जो पुराने नियम थे उन पे वापस जाइए, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में और डिस्क्रिपेंसीज को रोका जा सके। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं, सेंटेंस को डायसेक्ट करते हैं। कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लॉज है,
क्लॉज में कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, ये सारी चीजें हम एक बार करके देखते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। क्या लिखा है, द सर्कुलर, ये क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। इशूड बाय द डिपार्टमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि इशूड बाय द डिपार्टमेंट क्या है, तो आपका जवाब होगा कि ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है, एक पार्टिसिपल फ्रेज है, राइट। मुझे कैसे पता चला, एक तो ये वर्ब के तीसरे फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ये सर्कुलर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कि सर्कुलर, कौन से सर्कुलर की बात हो रही है, वो सर्कुलर जो इशू किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा। सर्कुलर तो बहुत सारे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया था, जिसका मतलब है सर्कुलर के बाद ये जो इशूड बाय द डिपार्टमेंट है, ये हमारे लिए एक पार्टिसिपल फ्रेज है। आगे बढ़ेंगे, द सर्कुलर एम्फेसाइज्ड, ये हमारा मेन वर्ब है, सब्जेक्ट कौन था, सर्कुलर, मेन वर्ब क्या था, एम्फेसाइज्ड। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं एम्फेसाइज्ड व्हाट, तो जवाब है एम्फेसाइज द नीड, ये वाला क्या हो जाएगा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, द सर्कुलर इशूड बाय द डिपार्टमेंट एम्फेसाइज द नीड, किसकी जरूरत के बारे में बात हो रही है, टू रिवर्ट बैक, इंफिनिटिव फॉर्म है, टू द अर्लियर प्रोटोकॉल, टू प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द अर्लियर प्रोटोकॉल। इन ऑर्डर टू यहां पर पर्पस बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन ऑर्डर टू के साथ आपको एक बात पता होगी कि इन ऑर्डर टू के बाद हमेशा हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इन ऑर्डर टू वर्क हार्ड, इन ऑर्डर टू कॉल हिम, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। तो इन ऑर्डर टू के बाद बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ध्यान से देखोगे यहां पे मेंटेन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेंटेन लिखा हुआ है, जो कि बेस फॉर्म है। क्या मेंटेन करने की बात हो रही है, कंसिस्टेंसी अक्रॉस रीजन्स, अक्रॉस प्रीपोजिशंस, रीजन्स उसका ऑब्जेक्ट, एंड कंजंक्शन है प्रिवेंट, ये दूसरा मेन वर्ब यहां पे यूज किया गया है, ये दूसरा मेन वर्ब यहां पे यूज किया गया है। तो मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस सेंटेंस में ना इन ऑर्डर टू जो पर्पस बताने के काम आता है, इसके साथ दो बेस फॉर्म यूज किए गए हैं, एक है मेंटेन करने के लिए, एक पर्पस ये था, और दूसरा प्रिवेंट करने के लिए, दूसरा पर्पस ये था। क्या मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी, क्या प्रिवेंट करना, डिस्क्रिपेंसी। मतलब ये इन ऑर्डर टू अपने साथ दो बेस फॉर्म लेकर आया है, एक मेंटेन और एक प्रिवेंट, ठीक है। तो लिखा हुआ था इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस रीजन्स एंड प्रिवेंट व्हाट, डिस्क्रिपेंसी इन इंप्लीमेंटेशन, इन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, एट द ऑपरेशनल लेवल प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट। हमने सेंटेंस को पूरा अलग अलग कर लिया है। अब हम देखते हैं कि कौन से पार्ट में हम सेंटेंस का एरर देख पा रहे हैं, जहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि कोई एरर नहीं है, और सबसे पहले उसको कैंसिल कर देते हैं। आई लिखा है इन ऑर्डर टू मेंटेन, अभी मैंने समझाया कि इन ऑर्डर टू के बाद बेस फॉर्म होता है, तो मेंटेन कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल ठीक है, अक्रॉस रीजन्स प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट है, एंड का इस्तेमाल किया गया। इन ऑर्डर टू के बाद दो बेस फॉर्म था, मेंटेन और प्रिवेंट, तो दूसरे को जोड़ा गया प्रिवेंट, प्रिवेंट व्हाट, डिस्क्रिपेंसी, किसमें, इन इंप्लीमेंटेशन प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, एट द ऑपरेशनल लेवल प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यहां कोई एरर नहीं है। आगे आइए, द सर्कुलर, सब्जेक्ट था, कोई एरर नहीं है, जिसे इशू किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, कोई एरर नहीं है। सर्कुलर एम्फसाइज कर रहा है जरूरत को, कोई एरर नहीं है। टू, ठीक है, टू के बाद बेस फॉर्म होता है, तो रिवर्ट लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है टू रिवर्ट टू द अर्लियर प्रोटोकॉल, कोई एरर नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा क्या लिखा था, टू रिवर्ट बैक, एरर है, हाँ जी बिल्कुल एरर है। क्या एरर है, रिवर्ट अपने साथ बैक नहीं लेता। ये आपने पढ़ा होगा कि ये टोटोलॉजी का एग्जांपल है, ये रिडंडेंट वर्ड का एग्जांपल है, ये सुपरफ्लुअस का एग्जांपल है। रिवर्ट का मतलब ही होता है वापस जाना, तो सिर्फ उसके बाद हम बैक नहीं लगाते। तो एरर कौन से पार्ट में है, एरर है ए पार्ट में, यहां से हमें बैक को रिमूव करना पड़ेगा, बैक का की जरूरत सेंटेंस में नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अब देखो, जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे तो तब से एरर पता था, आपको भी पता होगा। मैं इतनी राम कहानी क्यों कहता हूं हर सवाल में, ताकि कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बीच में कहीं कुछ और एरर हो, तो घबरा ना जाओ कि किसके बाद क्या आया इसमें, यहाँ पे, क्योंकि दिमाग में एक चीज चलता है ना कि सर यहाँ पे तो टू मेंटेन लिखा हुआ था, यहाँ टू प्रिवेंट क्यों नहीं लिखा हुआ था। अब ये वाला सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो आप बोलोगे सर बहुत टफ क्वेश्चन था, आपने ध्यान नहीं दिया जब पढ़ाया जा रहा है, आपके हिसाब से बहुत टफ क्वेश्चन था। अगर इसी को अंडरलाइन करके पूछ दिया जाए कि ये कौन सा फ्रेज है, तो आपके लिए वो एक नया इंग्लिश का टाइप हो गया कि सर एकदम नया सवाल पूछ रहा है, आज तक जीवन में नहीं सुना था कि इसको अंडरलाइन करके पूछ लेगा कौन सा टाइप। जबकि मैं हर सवाल में समझाता हूं कि ये पार्टिसिपल है, ये जेरेंड है, और ये पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये एक एडवर्बियल फॉर्म है। हर सवाल में मैं समझाता हूं। अगर सिर्फ मेरी बात आपने ध्यान से सुनी होगी ना, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मुझसे पढ़ते हैं, पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं या यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कुछ भी सवाल ऐसा नहीं था एग्जाम में जो नया था। हर चीज कहीं ना कहीं मैंने टच की हुई है, आपको सिर्फ सुनना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द कमिटी डिसाइडेड टू डू अवे द आउटडेटेड प्रोविजंस दैट नो लॉन्गर सर्व्ड एनी फंक्शनल पर्पस इन द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क। कमिटी ने डिसाइड किया कि वो
डू अवे कर देगी आउटडेटेड प्रोविजंस को। आउटडेटेड का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो अब इस्तेमाल नहीं होती। तो कमिटी ने यह डिसाइड किया कि जो चीजें अब इस्तेमाल नहीं होती उनको वो वो यूज से बाहर कर देगी, क्योंकि वो अब कोई फंक्शनल पर्पस जो है उसको फुलफिल नहीं कर रहा। किसी चीज को यूज से बाहर कर देने को हम क्या कहते हैं? बेसिकली आपसे यही पूछा गया है। इसे डू अवे कहा जाता है, डू ऑफ कहा जाता है, डू अवे कहा जाता है, डू अवे विथ कहा जाता है। आंसर है डू अवे विथ कहा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डू अवे विथ। द कमिटी डिसाइडेड टू डू अवे विथ द आउटडेटेड प्रोविजंस, मतलब जो भी प्रोविजंस पुराने हो चुके हैं उनको खत्म करने का कमिटी ने डिसाइड किया। डू अवे विथ का मतलब होता है टू रिमूव एंड और स्टॉप यूजिंग समथिंग, टू गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज से बिल्कुल छुटकारा पा जाना, उसको डू अवे विथ कहते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। लिखा है द बोर्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। बोर्ड जब वो कोशिश कर रही थी कि वो अपना एक ऐसा इमेज दुनिया के सामने रखे कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और बहुत जिम्मेदार है, failed convincing the stakeholders that the revised framework would adequately address long standing concerns। जब बोर्ड ये अटेम्प्ट कर रही थी कि वो दुनिया के सामने ये दिखाए कि वो कितनी जिम्मेदार है, ठीक उसी वक्त पे वो फेल कर रही थी कन्विंस करने में अपने स्टेक होल्डर्स को, मतलब जिन्होंने पैसा लगाया था, जो उससे रिलेटेड लोग थे, उनको कन्विंस करने में वो फेल कर रही थी कि जो रिवाइज फ्रेमवर्क है वो उनके लंबे समय से चलते आ रहे चिंताओं को ठीक करेगा। Despite repeated assurances and extensive documentation provided over several months, इसके बावजूद कि वो लगातार ये चीज अश्योर कर रही थी, लगातार इस चीज को लेके वो निश्चिंता जता रही थी, और उसने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाए जो कि पिछले मंथ्स में हुए थे। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि बोर्ड जो है वो अपना इमेज ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक उसी समय वो फेल भी कर रही थी कन्विंस करने में अपने स्टेक होल्डर्स को कि वो जो चिंताएं हैं उनको वो दूर कर पाई है। आइए, लिखा है द बोर्ड, सब्जेक्ट है यहां का while attempting to project an image of transparency and accountability to the public। ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। बोलो क्या ये बात आप पकड़ पाए हो? क्या आपको यहां पे दिख रहा है वर्ब का चौथा फॉर्म इस्तेमाल किया गया while attempting? क्या ऐसा वाला सेंटेंस सुना है कि he was bitten by a snake while going into the park? ये क्या एडवर्ब का काम करता है? पार्टिसिपल है ये, तो ये वाला क्या है? पार्टिसिपल है। while attempting to project an image of transparency and accountability to the public। हमारा मेन सेंटेंस क्या था? the board failed। तो हमारा वर्ब क्या है यहां पे? फेल्ड। कन्विंसिंग, फेल हो गए कन्विंस करने में। किसे कन्विंस करने में? द स्टेक होल्डर्स। ऑब्जेक्ट है क्या? कन्विंस करने में। दैट कंजंक्शन लगा, यहां से नया हमारा क्लॉज स्टार्ट हुआ है। द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क, सब्जेक्ट है। वुड एडिक्वेटली एड्रेस, वुड मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म होता है तो एड्रेस लिखा हुआ है। एडिक्वेटली यहां के लिए एडवर्ब है। वुड एडिक्वेटली एड्रेस, क्या एड्रेस करेगा? लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स, बहुत लंबे समय से जो चिंताएं चलती आई हैं। कंसर्न्स नाउन है, एड्रेस का ऑब्जेक्ट है। लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो रिपीटेड अश्योरेंसेस एंड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, ये दोनों डिस्पाइट के ऑब्जेक्ट है। अश्योरेंसेस नाउन है, डॉक्यूमेंटेशन नाउन है, रिपीटेड और एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है उसके लिए। प्रोवाइडेड ओवर सेवरल मंथ्स, क्या बोला जा रहा है? जो उन्होंने प्रोवाइड किया है सेवरल मंथ्स में। अगेन ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। कौन से नाउन के लिए आ रहा है? ये डॉक्यूमेंटेशन नाउन के लिए आ रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये डॉक्यूमेंटेशन नाउन के लिए आ रहा है। कौन से डॉक्यूमेंट की बात हो रही है? जो पिछले कुछ महीनों में प्रोवाइड किए गए हैं। अब हमने सेंटेंस को आपके लिए डायसेक्ट कर दिया है। आइए उस पोर्शन को एलिमिनेट करते हैं जिस पोर्शन में कहीं कोई एरर नहीं है, हमें क्लियरली ये चीज नजर आ रही है। लिखा है कि डिस्पाइट रिपीटेड अश्योरेंसेस, कोई एरर नहीं है। एंड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कोई एरर नहीं है। डिस्पाइट प्रीपोजिशन था, उसका ऑब्जेक्ट आ गया, यही तो रूल है। प्रोवाइडेड ओवर सेवरल मंथ्स, कोई एरर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आ रहा था, आ जाइए। द बोर्ड, सब्जेक्ट है, कोई एरर नहीं है। वाइल अटेम्प्टिंग, वाइल के बाद V4 होता है, बिल्कुल ठीक है। वाइल अटेम्प्टिंग व्हाट? वाइल अटेम्प्टिंग टू प्रोजेक्ट, टू के बाद V1 है, बिल्कुल ठीक है। एन इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्रोजेक्ट व्हाट? एन इमेज, ऑब्जेक्ट है। ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। एंड अकाउंटेबिलिटी, इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसी ऑफ का एक और ऑब्जेक्ट है, अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, कोई एरर नहीं है, हमने यहां तक काट दिया है। आगे बढ़ेंगे। फेल्ड कन्विंसिंग, मिल गया एरर, लिखा है फेल्ड कन्विंसिंग, ये फॉर्म गलत है। हम जानते हैं इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ एक डेफिनेट फॉर्म लेते हैं। क्या फॉर्म चलता है? फॉर्म चलता है फेल्ड टू डू समथिंग, या अगर मैं ग्रामेटिकली बोलूं तो फेल अपने बाद इंफिनिटिव का फॉर्म लेता है, फेल्ड टू डू समथिंग होता है।
यहां क्या लिखा हुआ था, फेल्ड कन्विंसिंग। ये कन्विंसिंग शायद यहां जेरंड के फॉर्म में यूज किया गया था, लेकिन ये गलत है। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था यहां पे इंफिनिटिव, होना चाहिए था फेल्ड टू कन्विंस द स्टेक होल्डर्स। एरर कौन से पार्ट में हुआ भैया, एरर हुआ बी पार्ट में। क्या एरर है, यहां पे कन्विंसिंग नहीं होगा, उसके जगह पे टू कन्विंस होगा। बोलो क्या मेरी बात आपको समझ में आई है, क्या ये चीज क्लियर हो चुकी है आपको? आगे बढ़ सकता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, लिखा है द रिफॉर्म एम्स एट रिड्यूसिंग ऑपरेशनल डिलेज, इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड टू स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। बहुत ही रटा रटाया सवाल है, पैरेलल स्ट्रक्चर का सवाल है। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप जब तीन चीजें लिख रहे हो तो तीनों हमेशा सेम नॉन फाइनाइट के फॉर्म में होनी चाहिए। रिफॉर्म का एम क्या था, तीन एम थे। पहला नंबर, वो ऑपरेशनल डिलेज को रिड्यूस करना चाहता है। दूसरा नंबर, वो ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना चाहता है। और तीसरा नंबर, वो जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना चाहता है। तो ये तीनों तो एम है। अगर ये तीनों एम है तो तीनों सेम फॉर्म में लिखाएंगे। यहां पे नोट कीजिएगा किसमें लिखा है, रिड्यूसिंग जेरंड है, इंप्रूविंग जेरंड है, यहां टू स्ट्रेंथन इंफिनिटिव आ गया। एरर है या नहीं है, आइए, नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता। स्ट्रेंथेंस, हमें यहां पे जेरंड चाहिए, गलत है, स्ट्रेंथेंड जेरंड चाहिए, स्ट्रेंथनिंग आंसर होगा। 7 पर आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। बोला जा रहा है अ स्पीच और राइटिंग दैट एक्सेसिवली प्रेजेस समवन इन अ वे दैट लैक्स सिंसियरिटी और क्रिटिकल जजमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसी स्पीच या एक ऐसी राइटिंग जो कि किसी को बहुत ज्यादा तारीफ कर दे किसी की, और इतनी तारीफ करे कि एक मोमेंट पे जाके लगने लगे कि वो ऊपर ऊपर से बोल रहा है, दिल से ये तारीफ नहीं निकल रही, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या उसे ट्रिब्यूट कहा जाता है, क्या उसे यूलॉजी कहा जाता है, क्या उसे पैनेजिरिक कहा जाता है, क्या उसे साइटेशन कहा जाता है? देखो, ट्रिब्यूट का मतलब होता है कि जब आप किसी के रिस्पेक्ट में कोई काम करते हो, ठीक है, वो स्पीच भी हो सकता है, वो कोई काम भी हो सकता है, वो कोई अवार्ड भी हो सकता है। क्या यहां पे सिंसियरिटी लैक करने का कोई एंगल होता है? नहीं, क्योंकि हमें ऐसा वर्ड चाहिए जिसका नेगेटिव कॉनोटेशन हो। यूलॉजी का मतलब होता है किसी के मरणोपरांत, आफ्टर डेथ, उसकी प्रशंसा में लिखा गया कुछ। यहां कहीं डेथ का सवाल पूछा गया था क्या? नहीं। अगला वर्ड था साइटेशन। साइटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का जिक्र करना, है ना। साइटेशंस मिले हैं आपको महाभारत के, मतलब महाभारत का जिक्र किया गया है वहां पर, ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा, पैनेजिरिक। मीनिंग समझ लेते हैं। पैनेजिरिक का मतलब होता है एक फॉर्मल स्पीच या राइटिंग जो किसी की तारीफ में लिखा जाए। एक चीज जो यहां नहीं लिखी, जो आपको समझनी है कि ये नेगेटिव कॉनोटेशन का होता है, ठीक है, हमेशा नहीं, बहुत बार ये नेगेटिव कॉनोटेशन का होता है जब आप एक्सेसिव कर देते हो और ऐसा फील होने लगता है कि ऊपर ऊपर से किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पैनेजिरिक। आगे बढ़े, ईडियम का सवाल है। बोला जा रहा है द पब्लिक आउटरेज ओवर राइजिंग प्राइसेस वाज नॉट इमीडिएट, रेदर इट वाज डैश इंटेंसिफाइंग ग्रेजुअली अंटिल इट बिकेम पॉलिटिकली अनअवॉइडेबल। कह रही है जो लोगों का गुस्सा है ना बढ़ते हुए दाम के ऊपर, महंगाई के ऊपर, ये कोई इमीडिएट बात नहीं थी, बल्कि ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, और ये तब तक बढ़ी जब तक ऐसा हो गया कि अब इसको नकारा या टाला नहीं जा सकता है। कौन सा इडियम यहां फिट आएगा? फ्लैश इन द पैन, स्लो बर्न, वाइल्ड गूज चेज, डबल एज सॉर्ड। बच्चों वाला सवाल, आंसर क्या होगा, स्लो बर्न। एक बार देख लो, फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत शॉर्ट लिव्ड हो, मतलब टेम्पररी हो। स्लो बर्न का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जो धीरे धीरे इंटेंस हो, जो हमारे सेंटेंस का सेंस भी था। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है एक फ्यूटाइल सर्च, एक फ्यूटाइल काम, बेकार का काम जिसका कोई फायदा ही ना मिले। डबल एज सॉर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हो। आंसर क्या होगा, अ स्लो बर्न। आगे बढ़े, बोला जा रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हमें एक सवाल दिया गया, हमसे पूछा गया इसका पैसिव करके दिखाइए। आइए देखते हैं। लिखा है एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द कंपनी डेलिबरेटली अंडरस्टेटेड इट्स लायबिलिटीज टू प्रेजेंट अ हेल्दियर फाइनेंशियल पोजीशन टू इन्वेस्टर्स। पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, जहां पे भी वॉइस और नरेशन का सवाल आएगा सीधा सीधा वर्ब पकड़ना। अगर उस वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो उसको पैसिव करने के चांसेस होते हैं। लिखा एक्सपर्ट्स बिलीव, ये यहां का वर्ब था। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपर्ट्स बिलीव व्हाट, तो जवाब होगा दैट द कंपनी डेलिबरेटली अंडरस्टेटेड लायबिलिटीज, और पूरा सेंटेंस, मतलब एक नाउन क्लॉज है जिससे इसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है। बट हमें जिससे मतलब है वो ये है कि ये वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव बनेगा। आगे बढ़ते हैं, दैट द कंपनी डेलिबरेटली अंडरस्टेटेड, ये वर्ब है। अंडरस्टेटेड व्हाट, इट्स लायबिलिटीज, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन अंडरस्टेट कर रहा है, द कंपनी, ये क्या है, सब्जेक्ट है।
तो हमारे पास एक वर्ब था, मतलब दूसरा वर्ब था अंडरस्टेटेड, जिसका सब्जेक्ट है कंपनी और इसका ऑब्जेक्ट है इट्स लायबिलिटीज। इसका पैसिव बनेगा क्या? डेफिनेटली बनेगा। ये कौन से फॉर्म में? वर्ब के दूसरे फॉर्म में। ये कौन से फॉर्म में? वर्ब के पहले फॉर्म में। तो इसका प्रेजेंट में पैसिव होगा और इसका पास्ट में। आइए चेक करते हैं। लिखा इट इज बिलीव्ड, द कंपनी इज बिलीव्ड, इज बिलीव्ड, वाज बिलीव्ड। सबसे पहले तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इट इज बिलीव्ड बाय एक्सपर्ट्स, ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, दैट द कंपनी डेलिबर्टली अंडरस्टेटेड इट्स लायबिलिटीज। इसने क्या किया कि ये जो एक्टिव था उसको एक्टिव ही छोड़ दिया, जिसका मतलब है कि दो जगह पे हमें पैसिव करना था, इसने एक को चेंज किया, दूसरे को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। ये भी आंसर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों को पैसिव करना, ऐसा कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। हालांकि अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें दोनों को पैसिव किया हो तो हम हमेशा उसको प्रेफरेंस देते हैं। ये बातें हमने पहले भी की है। लिखा है द कंपनी इज बिलीव टू डेलिबर्टली अंडरस्टेट, ये गड़बड़ हो गया। अंडरस्टेटेड वर्ब का दूसरा फॉर्म था, हम टेंस चेंज थोड़ा ना कर सकते हैं। यहां पे टू के बाद V1 लगा दिया, इंफिनिटिव बना दिया। इंफिनिटिव कैसे बनेगा? गलत है। द कंपनी इज बिलीव टू हैव डेलिबर्टली अंडरस्टेटेड। क्या आपको परफेक्ट इंफिनिटिव याद आया? मैंने आपको पढ़ाया है परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है। क्या बोला था? जब एक काम के पहले दूसरा काम हो तो वहां परफेक्ट इंफिनिटिव लगता है। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि कंपनी के बिलीव करने के पहले उसका जो लायबिलिटीज था उसको अंडरस्टेट कर दिया गया था, जिसका मतलब है ये वाली घटना जो ये पहले हुई थी, यहां डेफिनेटली परफेक्ट इंफिनिटिव लग सकता है। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि यहां पे दोनों को चेंज किया गया है। तो आंसर होगा द कंपनी इज बिलीव टू हैव डिलिबर्टली अंडरस्टेटेड। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं यूट्यूब पे भी और पेड कोर्स पे भी। आगे बढ़े। द एडमिनिस्ट्रेशन गॉट द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, वॉइस का सवाल है, टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर रिलीजिंग द एनुअल रिपोर्ट। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या लिखा है? द एडमिनिस्ट्रेशन गॉट। क्या आपको याद आ रहा है कि गेट एक पॉजिटिव वर्ब है? मैंने आपको अगेन दोनों जगह पे पढ़ाया था कि अगर हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका पैसिव ऑलरेडी बना होता है। कैसे बना होता है? जब आप गेट को सेंटेंस में यूज करते हो तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गेट इट डन, ये काम खत्म करो। आई गॉट द कार क्लीन्ड, मैंने गाड़ी धुलवा ली। तो जहां पे भी आप इसको गेट को लिखते हो ना पॉजिटिव वर्ब में, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑटोमेटिकली आ जाता है और ये ऑटोमेटिकली पैसिव वॉइस का टोन पकड़ लेता है। तो रूल मैंने ये कहा था कि मैं दोबारा याद करा दूं। मैंने रूल आपसे ये कहा था कि अगर यहां पर ऑलरेडी V3 होगा तो V3 इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव वर्ब है तो जो लिखा है वही आंसर होगा। अगर ऐसा है कि बाय एनी चांस यहां V3 नहीं लिखा तो इसको सिंपली V3 में कर दीजिए, पैसिव हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन गॉट द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो टू रिव्यू है यह हमारा वर्ब है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डूअर कौन है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। मतलब ऑडिटर्स को रिव्यू करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्या यहां V3 यूज्ड है? नहीं, हमें इसको V3 में चेंज करना पड़ेगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स वर गॉट टू रिव्यू। वर गॉट टू रिव्यू कहां से आ गया भाई? और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स तो सब्जेक्ट था रिव्यू का, इसे हम गॉट का सब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं? गलत है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर गॉट रिव्यूड। अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट था रिव्यू का, हम इसको गॉट का सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? अगर ये सब्जेक्ट बना भी तो रिव्यू का बनना चाहिए ना, गॉट का थोड़ी। गलत है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर गॉट टू बी रिव्यूड। टू रिव्यू को इसने चेंज किया है टू बी रिव्यूड में। क्या हम इंफिनिटिव वाले फॉर्म से चेंज कर रहे हैं? नहीं कर सकते। दूसरा, यहां लिखा हुआ था द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्ट है रिव्यू का, हम गॉट का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? इसको गॉट का सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? गलत है। ऑटोमेटिकली आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए चेक कीजिए। द एडमिनिस्ट्रेशन गॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां ऑब्जेक्ट था, यहां सब्जेक्ट बन गया। रिव्यूड वर्ब का तीसरा फॉर्म है। कौन डूअर था? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। यहां क्या लगाया गया? बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल क्रंच है इसका पैसिव। V3 चाहिए था, V3 मिला। जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया। 100% सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे बढ़े। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट ढूंढना है हमें। द स्पोक्सपर्सन सेड। अब यहां जैसे सेड लिखा होता है हम तुरंत आगे चेक करते हैं कि क्या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो फिर आगे पास्ट होने वाला है। द स्पोक्सपर्सन सेड द एजेंसीज बिलीव टू हैव डेलिबर्टली विदहेल्ड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब आपको ये बात यहां समझ में आ गई होगी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा।
इज का क्या बनेगा, वॉज बनेगा। ऑप्शन चेक करते हैं, वॉज बिलीव्ड, इज बिलीव्ड नहीं हो सकता, हैड बीन बिलीव्ड, हैड कहां चला गया, टेंस क्यों चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, इज का तो वॉज बनेगा, वॉज बिलीव्ड। ठीक है, आगे बढ़ो। टू हैव, टू के बाद तो बेस फॉर्म होता है। अब हम इन्फिनेटिव को डायरेक्ट में लिखे या इनडायरेक्ट में लिखे, इसका रूल थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। टू के बाद तो V1 ही होगा, लिखा हुआ यहाँ पे टू डेलिबरेटली विदहोल्ड, विदहोल्ड कहां से आ गया, और टू का वर्ब तो हैव था, हैव कहां गया, गलत है, टू हैव आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 12 पे बढ़ते हैं, बोला गया है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इसमें क्या पार्ट ऑफ स्पीच है अंडरलाइंड वर्ड में, ये आपको ढूंढकर निकालना है। लिखा है द नेगोशिएशंस इवेंचुअली ब्रोक डाउन आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू रिकंसाइल द शार्पली डाइवर्जेंट पोजीशंस अडॉप्टेड बाय बोथ द साइड्स। नेगोशिएशंस जो है वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो गया, मतलब अल्टीमेटली खत्म हो गया जब बहुत बार कोशिश की गई मिलवाने की, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। आपसे पूछा गया रिपीटेड वर्ड क्या है, आइए जरा देख लेते हैं रिपीटेड को यूज कैसे किया गया। बोला जा रहा है रिपीटेड अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स क्या है, एक नाउन है। अच्छा, कैसा अटेम्प्ट था, रिपीटेड अटेम्प्ट था, इसका मतलब क्या ये अटेम्प्ट का क्वालिटी बता रहा है 100%। अब जरा अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये वर्ड कहां से बनकर आया है, ये वर्ड बनकर आया है रिपीट वर्ड से। रिपीट एक वर्ब होता है जिसको अगर हम थर्ड फॉर्म में रखें तो क्या बनता है, रिपीटेड बनता है। जिसका मतलब है जो वर्ब हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं रिपीट, उससे एक एडजेक्टिव बनाया गया है, एक एडजेक्टिव बनाया गया है जो कि नाउन अटेम्प्ट को क्वालिफाई कर रहा है। जब हम किसी वर्ब से एक एडजेक्टिव बनाते हैं तो क्या उसे पार्टिसिपल नहीं कहा जाता, और चूंकि ये V3 में है तो क्या हम इसको पास्ट पार्टिसिपल नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं ना। आई एडवर्ब प्रीपोजिशन पार्टिसिपल कंजंक्शन, आंसर क्या होगा, आंसर होगा पार्टिसिपल। अगला आ गया भैया PQRS का सवाल। आई लिखा है गुड मेमोरी इज सो कॉमन दैट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट पोजेस इट एज एक्सेंट्रिक। गुड मेमोरी मतलब अच्छी यादें इतनी कॉमन चीज हैं कि जिन व्यक्ति के पास अच्छी यादें नहीं है हम उनको थोड़ा एक्सेंट्रिक मानते हैं, हम उनको थोड़ा अजीब मानते हैं। S6 में लिखा है शी व्हील्ड अवे द पेरम्बुलेटर। पेरम्बुलेटर उस गाड़ी को कहा जाता है जिसमें छोटे बच्चों को रखा जाता है ना, उसको पेरम्बुलेटर कहते हैं। तो वो पेरम्बुलेटर को लेके चली गई, पिक्चरिंग टू हरसेल्फ हिज टेरर व्हेन ही वुड कम आउट एंड फाइंड द बेबी गॉन। लिखा हुआ है कि वो पेरम्बुलेटर को लेकर चली गई और वो ये बात पिक्चर कर रही थी, ये बात इमेजिन कर रही थी कि उसको कितना डर होगा, यहाँ पे ही कौन है अभी तक हमें नहीं पता, कि उसका कितना डर होगा जब वो देखेगा कि बच्चा नहीं है। ठीक है, ये S1 था, ये S6 था, दोनों अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड है। P पे लिखा है आई हैव हर्ड ऑफ अ फादर हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन अ पेरम्बुलेटर was tempted by the sunny morning to pause on his journey and slip into a public house for a glass of beer। लिखा है कि मैंने एक ऐसे पिता के बारे में सुना है जो अपने बच्चे को घुमाने के लिए पेरम्बुलेटर में लेकर जा रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा लालच आया एक बहुत अच्छा सुनहरा दिन देखकर कि बार में बैठ के एक बार बियर पी लिया जाए। क्यों में लिखा है A little later his wife had to do some shopping which took her past the public house where to her horror she discovered her sleeping baby। थोड़ी देर के बाद उसकी जो वाइफ है वो शॉपिंग करने निकली थी, वो उधर से गुजर रही थी और उसने उस बार के आसपास में देखा और वो देख के दंग रह गई, डर गई कि उसका जो छोटा सा बच्चा था वो सोया था बाहर। Leaving the perambulator outside he disappeared into the drink shop। पेरम्बुलेटर को बाहर छोड़कर वो अंदर पीने चला गया। एस में है indignant at her husband's behavior she decided to teach him a lesson। बिल्कुल नाराज होकर अपने हस्बैंड के बिहेवियर से उसने डिसाइड किया कि वो उसको सबक सिखाएगी। अब ये तो स्टोरी बेस्ड है, स्टोरी बेस्ड वाले में तो भैया लॉटरी लग गई, बहुत आसान सवाल है ना। तो इवेंट्स कैसे कैसे हुए थे कि एक व्यक्ति था जो अपने बच्चे को बाहर छोड़कर बियर पीने चला गया। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट किससे स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसने बच्चे को छोड़ा और वो अंदर चला गया, तो क्या होगा, आर होगा। थोड़ी देर के बाद उसकी वाइफ आई, क्यू होगा। देखकर नाराज हो गई, एस होगा। तो आंसर क्या होगा, पी आर क्यू एस। क्या होगा, पी आर क्यू एस। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, अगला फिर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। लिखा है साइंस has already conferred an immense boon on mankind by the growth of medicine। साइंस ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है इंसानियत को दवाइयां उगा के, मतलब बना के। The general death rate in 1948 was at its as the lowest recorded up to that date ever। मतलब 10 अगस्त 1948 का जो दिन था
उसमें सबसे कम डेथ का रिकॉर्ड बना। पी में इट हैज कंटिन्यूड एवर सिंस एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, वो तब से कंटिन्यू होता आ रहा है और आज भी कंटिन्यू हो रहा है। क्यों में इन द 18th सेंचुरी पीपल एक्सपेक्टेड मोस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन टू डाई बिफोर दे वर ग्रोन अप। लिखा 18वीं शताब्दी में लोगों की उम्मीदें थी, लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते थे कि ज्यादातर उनके बच्चे जो हैं वो मर जाएंगे बड़े होने से पहले। In 1920, the infant mortality rate in England and Wales was 80 per thousand. In 1948, it was 34 per thousand. 1920 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, मतलब जो बच्चों के मरने का जो रेट है इंग्लैंड और वेल्स में, वो 80 था हर हजार में, ठीक है, मतलब हर 1000 बच्चों में 80 बच्चे मर जाते थे। 1948 में ये 34 हो गया पर हजार में। एस में है इंप्रूवमेंट बिगैन एट द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी ओइंग टू वैक्सीनेशन। इंप्रूवमेंट शुरू हुई 19वीं शताब्दी में और वजह थी वैक्सीनेशन। आई पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया, हिंदी समझ लिया। क्या है भैया इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो आपके साइंस है उसने बहुत इमेंस बून प्रोवाइड किया है मैनकाइंड को, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, वो हर तरीके से बच्चों का जो डेथ रेट था उसको उसने कम किया। बेसिकली पूरा का जिस्ट अगर मैं बोलूं तो यही था। आई अरेंज करते हैं। मुझे बहुत मजा आता है अरेंज करने में अगर कहीं पर दिन समय ईस्वी लिखा हुआ, क्योंकि वहां से अरेंजमेंट बहुत आसान हो जाता है। अब देखो यहां लिखा हुआ है 1920 में, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी। अब बताओ अगर हम इसको अरेंज कर रहे हैं तो पहले कौन सा आना चाहिए? कॉमन सेंस है कि पहले ये आना चाहिए। क्या बोला था कि 18वीं शताब्दी में इन द 18th सेंचुरी लोग जो हैं उम्मीद करते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो मर जाएंगे। कब उम्मीद करते थे? 18वीं शताब्दी में। फिर क्या हुआ? फिर 19वीं शताब्दी आई। कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी नहीं, इसमें तो डेट दिया हुआ 19वीं शताब्दी आई। कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो सेकंड में क्या होगा? एस होगा। लिखा हुआ इंप्रूवमेंट आया 19वीं शताब्दी में, किसकी वजह से? वैक्सीनेशन की वजह से, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर हम S6 को देखें तो यहां पे 1948 का जिक्र है, और क्या बोला गया? 1948 में ये जो आंकड़ा था ये सबसे कम था। क्या कहीं और 1948 का जिक्र है? हाँ जी, यहां पे है। 1948 में ये 1000 बच्चों में 34 हो गया, और अगर मैं इसके बाद S6 बैठाऊं तो ये सबसे कम था, जिसका मतलब है लास्ट में क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तो बीच में ऑटोमेटिकली क्या आएगा? पी। QSPR आइए, QSRP नहीं हो सकता, QSPR आंसर होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। बोलो क्लियर हुआ? आगे बढ़े। बोला जा रहा है अंडरलाइंड जो पार्ट है वो क्या है? द रिकमेंडेशन इशूड बाय द एक्सपर्ट पैनल। रिकमेंडेशन जिसे इशू किया है एक्सपर्ट पैनल ने। अब बताओ ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। सबसे पहले ये क्लॉज नहीं है। क्यों क्लॉज नहीं है? क्योंकि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहां पे अगर हम इसे वर्ब मान रहे हैं तो ये तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है। फिर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब कहां पर है? नहीं है। इसका सब्जेक्ट कहां पर है? नहीं है। तो ये क्लॉज तो नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने इसको हटा दिया। अच्छा नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज में भी तो कोई ना, नाउन फ्रेज अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें तो फिर कोई वर्ब का फॉर्म आना ही नहीं चाहिए। इसमें क्या होगा? इसमें एक से ज्यादा शब्द होंगे जो नाउन या उससे आसपास से बने हुए हो। यहां तो इशूड आया है, गलत है। इशूड बाय द एक्सपर्ट पैनल, क्या बात हो रही है कि वो जो रिकमेंडेशन है उसे वाइडली एक्सेप्ट किया गया। कौन सा रिकमेंडेशन? जिसे एक्सपर्ट पैनल ने इशू किया है। तो ये वाला है आपका नाउन, और ये है उससे यूज होने वाला जो पार्टिसिपल का फ्रेज है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पार्टिसिपल फ्रेज। क्लियर है? रिकमेंडेशंस के बाद क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज। आगे बढ़े, 16 नंबर पे आते हैं। फिर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। लिखा है व्हाई डू मॉडर्न कॉर्पोरेशंस इन्वेस्ट सो हेविली इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखा है जो मॉडर्न कॉर्पोरेशंस है ना, वो क्यों इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इतना हेविली इन्वेस्ट करते हैं सामाजिक जिम्मेदारियों पर। मतलब जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंसीज हैं, कंपनीज हैं, वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं सामाजिक तौर पर। S6 में है फॉर इन टूडेज हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। आज के हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में रेपुटेशनल डैमेज स्प्रेड्स फास्टर देन एनी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन। लिखा हुआ है कि आज के वर्ल्ड में ना अगर किसी का सम्मान खराब हो जाए तो ये किसी भी क्लैरिफिकेशन से ज्यादा फास्ट घूमता है। पी में है दे आर रिपीटेडली टोल्ड दैट एथिकल ब्रांडिंग इनहेंसेस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट।
उन्हें बार बार ये कहा जाता है कि जो एथिकल ब्रांडिंग है, मतलब अगर आपको एक बार अच्छा दिखा दिया जाए, जैसे हम लोग टाटा के बारे में समझते हैं ना कि टाटा जो करता है अच्छा करता है, ये एथिकल ब्रांडिंग है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि आपका जो एथिकल ब्रांडिंग है ये आपके लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट को बेहतर करता है, मतलब इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है और लोगों का आप पर भरोसा भी बढ़ता है। क्यों में लिखा है मैनी ऑफ देम डू सो largely because their competitors have adopted similar initiatives and they fear being perceived as indifferent। उनमें से बहुत सारे हैं ऐसे जो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने सेम इनिशिएटिव्स लिए हैं और उन्हें यह डर है कि कहीं उनको ऐसे ना देखा जाए कि ये तो सिर्फ प्रॉफिट से इनको मतलब है, इनको और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आर में है येट फिर भी they have increasingly realized that such initiatives, while laudable in principle, often function more as defensive strategies than moral commitments। लिखा हुआ है कि इसके फिर भी ये इसमें लगातार इन्होंने रियलाइज किया है कि ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं, जबकि प्रिंसिपल के तौर पर ये बहुत ही ज्यादा तारीफ इनकी होती है, लेकिन अगर फंक्शन के तौर पर बात की जाए तो ये एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है, कोई मोरल कमिटमेंट नहीं है। मतलब कंपनीज ऐसा करते तो हैं, लेकिन ये उन्होंने रियलाइज किया है कि ये कंपनीज अपनी इच्छा से नहीं करते, ये बस ऐसा है कि कुछ गलत ना हो जाए उसको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, डिफेंस स्ट्रेटेजी है। बट परहैप्स मोस्ट सिग्निफिकेंटली दे परस्यू दीज प्रोग्राम्स टू प्रीएम्प्ट पब्लिक क्रिटिसिज्म एंड रेगुलेटरी स्क्रूटिनी। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट है वो ये है कि वो ये काम इसलिए करते हैं ताकि पब्लिक जो क्रिटिसिज्म है या जो रेगुलेटरी स्क्रूटिनी है उस चीज से बचा जा सके कि जनता इनकी हाय हाय ना करे। हिंदी समझ में आ गया? हर बार मैं बोलता हूं जब भी आप ऐसे सवाल कर रहे हो एक बार ऑप्शन पे नजर जरूर डाल लें। आपको दिख रहा होगा चारों ऑप्शन एस से खत्म है, तो ये चार अरेंजमेंट में एक अरेंजमेंट तो फिक्स है कि लास्ट में एस होगा। एस पढ़ो क्या लिखा हुआ था, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि वो ऐसा करते हैं ताकि पब्लिक क्रिटिसिज्म और रेगुलेटरी स्क्रूटिनी को से बचा जा सके। यहीं से आप कनेक्ट कर सकते थे कि आंसर क्या होगा। देखो क्या बोला गया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट है वो ये रीजन है। इसका मतलब ये है कि इससे कम सिग्निफिकेंट भी कोई रीजन होगा? ये तो रीजन ही बताया जा रहा है ना कि वो ऐसे प्रोग्राम क्यों करते हैं ताकि पब्लिक क्रिटिसिज्म को प्रीएम्प्ट किया जा सके। ये सबसे बड़ा रीजन है। इसका मतलब कोई एक और रीजन भी तो होना चाहिए। यहां पे रीजन बताया गया है क्या? नहीं। यहां पे रीजन बताया गया है क्या? नहीं। यहां पे बताया गया था कि मैनी ऑफ देम डू सो, बहुत सारे उसमें से ऐसे लोग हैं जो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो ऐसे इनिशिएटिव्स कर रहे हैं और उनको इनडिफरेंट ना देखा जाए। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि वो इसलिए करते हैं ताकि वो प्रीएम्प्ट कर सके पब्लिक क्रिटिसिज्म को, जिसका मतलब है ये भी एक रीजन है उनके ऐसा करने का और ये भी एक रीजन है। पहले इसे बताया गया और फिर बोला गया, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है। तो आंसर क्या होना चाहिए था? क्यूएस, एंडिंग होगा क्यूएस के साथ। क्यूएस है, आर ऐसा नहीं हो सकता, आर ऐसा नहीं हो सकता, पी ऐसा नहीं हो सकता, आंसर होगा। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है। बोला जा रहा है इफ द रेगुलेटर हैड एक्टेड प्रॉम्प्टली, अगर रेगुलेटर ने तेजी से काम किया होता, प्रॉम्प्टली काम किया होता, द एस्केलेशन ऑफ द क्राइसिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। जो एस्केलेशन था क्राइसिस का, मतलब जो क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ा, उसे रोका जा सकता था। आपको दिख रहा होगा कि ये वाला सेंटेंस थर्ड कंडीशन में लिखा है, इफ के बाद हैड प्लस V3 है और आगे चल के मेन वर्ब के फॉर्म में, मेन क्लॉज के फॉर्म में कुड हैव प्लस V3 है, तो थर्ड कंडीशनल है। आई आपको ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में बोली थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में मीनिंग नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का। लिखा हैड द रेगुलेटर एक्टेड प्रॉम्प्टली, अगर रेगुलेटर ने जल्दी से एक्ट किया होता, एस्केलेशन ऑफ द क्राइसिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। देखो कुड हैव बीन अवॉइडेड जो लिखा हुआ है, ये सेंटेंस का पूरा जो सोल है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। इसने सिर्फ क्या किया है कि इफ द रेगुलेटर हैड एक्टेड में यहां से इफ को हटा के और सेंटेंस में इन्वर्जन लगा दिया है। आपको मैंने 2000 बार पढ़ाया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। इसका मतलब ये सेंटेंस तो ठीक लग रहा है, उसी को ट्रांसफॉर्म करके लिखा गया। दूसरा ये शुड द रेगुलेटर एक्ट प्रॉम्प्टली, अगर रेगुलेटर जो है प्रॉम्प्टली एक्ट करे, द एस्केलेशन ऑफ द क्राइसिस कुड बी अवॉइडेड, जो एस्केलेशन है क्राइसिस का उसे रोका जा सकता है। अच्छा ये कौन सा कंडीशनल है? ये तो सेकंड कंडीशनल है, क्योंकि यहां पे देखना कुड लिखा हुआ है, मॉडल का पास्ट है, दूसरा यहां पे शुड लिखा हुआ है। भैया ये तो थर्ड कंडीशन का सेकंड हो गया, ये पास्ट का इमेजिनेशन है, ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, दोनों सेम थोड़ी हो सकते हैं। अगला अनलेस द रेगुलेटर, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो लिखा है कि अनलेस द रेगुलेटर हैड एक्टेड प्रॉम्प्टली, मतलब अगर रेगुलेटर ने समय पर काम नहीं लिया होता, मतलब है रेगुलेटर ने समय पे काम ले लिया
ये कह रहा है कि अगर तुमने नहीं लिया होता ना काम, तो जो एस्केलेशन था उसको अवॉइड किया जा सकता था। मतलब अगर तुमने समय पर मतलब यूजफुल काम नहीं किया होता तो ये प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता था। अरे ये तो सेंटेंस का गला ही घोट दिया इसने। होना क्या चाहिए था कि अगर तुमने समय पे काम किया होता, यहां बोला जा रहा है अगर तुमने समय पे काम नहीं किया होता। गलत है। अगला, द एस्केलेशन ऑफ क्राइसिस कुड हैव बीन अवॉइडेड प्रोवाइडेड द रेगुलेटर एक्ट्स प्रॉम्प्टली। एक्ट्स का मतलब है प्रेजेंट टेंस है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अगर वो बार बार जल्दी एक्शन लेगा तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। यहां ये पास्ट का इमेजिनेशन था, ये घटना हो चुकी है। गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलो समझ पाए कि नहीं? आगे बढ़े फिर से। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का सवाल है। लिखा है कि द ब्यूरोक्रेट एंड द सोशल वर्कर आर मेन ऑफ टोटली डिफरेंट ओरिएंटेशंस एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। जो ब्यूरोक्रेट है और जो सोशल वर्कर्स है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट मतलब जो आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस होते हैं ना, जो बाबू साहब लोग बैठ के फाइल वगैरह साइन करते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट कहा जाता है। लिखा है जो ब्यूरोक्रेट है और जो सोशल वर्कर है, ये दोनों ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल विरुद्ध होकर काम करते हैं। द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इफ दे लर्न अ लिटिल फ्रॉम ईच अदर। दुनिया बहुत सुधर जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी अगर ये दोनों प्रोफेशन वाले लोग एक दूसरे से कुछ सीखें। पी में है द अदर इज कंसिडर्ड टू बी अ मैन एवर ऑन द मूव। दूसरे को माना जाता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा भागता दौड़ता ही रहता है। क्यों में ही इज पोर्ट्रेड एज अ मैन फॉन्ड ऑफ रूल्स अबव ऑल अदर थिंग्स। इसे ऐसे दिखाया जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे नियम कानून से बहुत प्यार है, सब कुछ के पहले। द वन इज रिगार्डेड एज गिवन टू सेडेंटरी हैबिट्स डूइंग अ लॉट ऑफ पेपर वर्क। पहले वाले को माना जाता है कि ये बैठकर काम करने वाले आदत वाले लोग हैं, मतलब इनको दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करना है, बहुत सारा पेपर वर्क निपटाना है। एस में है ड्रिवन बाय एन अर्ज टू हेल्प अदर्स, ही इज इम्पेशेंट विथ रेड टेप एंड अननेसेसरी डिलेज। लिखा हुआ है उसे बड़ी मतलब जिज्ञासा होती है कि वो दूसरों की मदद कर सके, और इसकी वजह से वो बहुत ही धैर्यहीन होता है, बहुत इंपेशेंट होता है, और रेड टेप, नियम कानून और अननेसेसरी डिलेज के मैटर में ये बहुत ज्यादा इंपेशेंट हो जाता है। आइए अरेंज करें। अरेंजमेंट बहुत आसान है। यहां पे बोला गया है ब्यूरोक्रेट और सोशल वर्कर दो लोगों के बारे में, ठीक है। अब क्या बोला गया है? पहला, हम लोग कैसे बोलते हैं कि दो लोग हैं, पहला ऐसा है दूसरा ऐसा है, तो पहला का जिक्र करना पड़ेगा। पी में लिखा था द अदर मतलब तो दूसरा वाला है। पहले वाले का जिक्र कहां किया गया है? आर में। क्या बोला गया कि पहले वाले को रिगार्ड किया जाता है एक सेडेंटरी हैबिट्स के लिए, ठीक है। मतलब हमारा पहला अरेंजमेंट क्या होगा? आर है, इसमें क्यू है, काट दिया। आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ था आर के बाद ड्रिवन बाय एन अर्ज टू हेल्प अदर, जो दूसरों की मदद करना चाहता है। ये बात किसके बारे में है? ये बात ऑब्वियसली सोशल वर्कर के बारे में। यहां जो बोला जा रहा था कि बहुत सारा पेपर वर्क निपटाते हैं, ये किनके बारे में बोला जाता है? ब्यूरोक्रेट के बारे में। क्या ब्यूरोक्रेट के बारे में कुछ और कहा गया है? हाँ जी, क्यू में कहा गया कि उसे एक ऐसे आदमी की तरह दिखाया जाता है जिसको रूल से बहुत प्यार है। जिसका मतलब है आर के बाद क्या होगा? क्यू होगा। पहले हमने बोला आर में ब्यूरोक्रेट के बारे में, फिर हमने क्यू में उसका फीचर बताया। अच्छा, दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति है हमारा सोशल वर्कर। पी में बोला गया कि वो एक ऐसा आदमी है जो इधर उधर भागता रहता है। अच्छा, उसका कोई फीचर बताया गया? हाँ जी, ऐसा बताया गया कि उसे बड़ा अर्ज होता है, कि वो बड़ा इंपेशेंट होता है, दूसरों की मदद करना चाहता है, भागदौड़ करता रहता है। तो अरेंजमेंट क्या हुआ? आर क्यू पी एस। आर पी नहीं हो सकता, आर क्यू आर क्यू। आर क्यू के बाद पी एस होना चाहिए था, यहां एस पी था, गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। फिल इन द ब्लैंक है। लिखा है द फाइंडिंग्स रिमेन डैश ड्यू टू इनसफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल डेटा मेकिंग एनी डेफिनेटिव कंक्लूजन्स प्रीमैच्योर एट दिस स्टेज। लिखा है जो फाइंडिंग्स मतलब होता है आपने किसी का स्क्रूटिनी किया, किसी की जांच पड़ताल की, तो आपको क्या मिला, उसे फाइंडिंग्स कहा जाता है। तो इसे हम डॉक्यूमेंट पकड़ के चलते हैं यहां पर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो क्या बोला जा रहा है कि जो फाइंडिंग्स हैं वो डैश है, क्योंकि इनसफिशिएंट डेटा है इसके अंदर, जिसके वजह से कोई डेफिनेट कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच सकते, और डेफिनेट कंक्लूजन अभी बहुत प्रीमैच्योर होगा। मतलब अभी पूरी बात बताने की कौन दोषी है, किसकी गलती थी, ये बड़ा प्रीमैच्योर होगा। अभी हम डेफिनेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि अभी इनसफिशिएंट डेटा है हमारे पास। तो लिखा है द फाइंडिंग्स रिमेन, ऑप्शन पे आइए, टेंटेटिव, स्पेक्युलेटिव, एम्बिग्यूअस, प्रोविजनल। एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है अंदाजा लगाना, ठीक है। इसने क्या बोला? हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। जब डेटा की बात हो रही है और डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो हम वहां स्पेकुलेशन थोड़ी करेंगे, अंदाजा थोड़ी लगाएंगे। गलत है, ये तो ऑफिशियल वर्क है, फॉर्मल लैंग्वेज में स्पेकुलेशन कहां से आएगा?
अगला है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि फाइंडिंग्स जो मिली है वो फाइनल तो है पर उसका मीनिंग अनक्लियर है। प्लीज समझिएगा कि एम्बिग्यूअस का मतलब ये नहीं होता कि रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब होता है रिपोर्ट कंप्लीट है पर मीनिंग समझ नहीं आ रहा, मीनिंग अनक्लियर है। यहां तो ये बात नहीं की गई थी, यहां बोला गया था कि इनसफिशिएंट है डेटा। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पररी है। तो ये क्या कहना चाहता है कि जो फाइंडिंग्स है ना, अभी आपको हम थोड़ा बता दे रहे हैं वो टेम्पररी है, बाद में जाके परमानेंट बताएंगे। ऐसा तो नहीं था। यहां क्या बोला जा रहा था कि हम अभी अभी बहुत प्री मैच्योर है, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो प्रोविजनल तो नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या, टेंटेटिव। हालांकि टेंटेटिव भी यहां पे एकदम करेक्ट नहीं है पर चारों में से करेक्ट है। टेंटेटिव का मतलब होता है जब कोई चीज आपने कही तो है पर वो बाद में जाके आप उसके ऊपर और ज्यादा गहन चिंतन करेंगे, बाद में जाके उसकी फिजिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, जैसे टेंटेटिव शेड्यूल आता है एसएससी का। तो क्या लिखा है, द फाइंडिंग्स रिमेन टेंटेटिव, मतलब अभी जो बोला जा रहा है कुछ बातें कही गई हैं पर इनका अभी ठोस कुछ प्रूव नहीं है, आगे जाके चीजें और परमानेंट होगी। ठीक है, तो टेंटेटिव भी पूरा ठीक नहीं है पर चारों में से आंसर सबसे नजदीक जो है वो टेंटेटिव है। राइट, जो बातें मैंने बोली वो यहां पे आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट पर आते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लो ये क्लोज टेस्ट। ये पैसेज नंबर, ये पैराग्राफ नंबर 1 है और इधर आपका ब्लैंक है। पढ़ लो, मैं जरा पानी पी लूं, 1 मिनट का ब्रेक। आइए पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। लिखा है, द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू एवरीडे लाइफ हैज फंडामेंटली ऑल्टर्ड द वे इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट, वर्क एंड मेक डिसीजंस। ठीक है, एक बार ये देख लो यार, अगर आपको फिलअप करना था तो 20 नंबर ये रहा, 21 नंबर ये रहा, 22 नंबर ये रहा, ये उसके ऑप्शन हैं 20, 21, 22 के, 23, 24 है ये उसके ऑप्शन है। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। लिखा है कि ये जो रैपिड इंटीग्रेशन हुआ है ना टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी में, मतलब जो हमारी जिंदगी से टेक्नोलॉजी मिली है, ये ऑल्टर हुआ है, ये बहुत बदला है। ठीक है, जो वो उस तरीके को इसने बदला है जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। While technological advancement has undeniably enhanced efficiency and accessibility, it has also led to an increasing dependence that merits careful scrutiny. लिखा हुआ है कि जबकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है इसने इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता कि इसने हमारी एफिशिएंसी बढ़ाई है, हमारी पहुंच बढ़ाई है, लेकिन इसके वजह से हमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है इसके मेरिट पे केयरफुल स्क्रूटिनी की जगह पे। ठीक है, in many sectors automated systems are now relied upon to such an extent that human judgment is often dashed to algorithmic outputs even in situations demanding contextual sensitivity. लिखा हुआ है ऐसे सेक्टर्स में जो कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में ऑटोमेटेड सिस्टम आर नाउ रिलाइड अपॉन, ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है और इस हद तक भरोसा किया जाता है कि ह्यूमन जजमेंट को डैश कर दिया जाता है एल्गोरिथमिक आउटपुट से, इवन इन सिचुएशन डिमांडिंग कंटेक्चुअल सेंसिटिविटी। मतलब क्या है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना उसके वजह से हम ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर अब इतना निर्भर होने लगे हैं कि जो ह्यूमन जजमेंट है उसे भी हम एल्गोरिथमिक आउटपुट से देख रहे हैं, जबकि वहां पे जरूरत हमारी सेंसिटिविटी की है, हमारी कंटेक्चुअल सेंसिटिविटी की जरूरत है वहां पर। This growing reliance has raised concerns about the gradual dash of critical thinking skills as users become accustomed to pre-processed information rather than engaging in independent evaluation. ये जो हमारी बढ़ती हुई हमारा जो मतलब हम जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो ये जो हमारा ग्रोइंग रिलायंस है इसने बहुत चिंताएं बढ़ाई हैं। किसके बारे में, कि ग्रेजुअल जो हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, जिस परिस्थिति में आके हम सोच सकते हैं हमारा सही क्या है गलत क्या है, वो धीरे धीरे डैश हो रहा है क्योंकि जो यूजर्स हैं उन्हें आदत हो चुकी है प्री प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन की। अब हम इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन नहीं करते, हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है हम चैट जीपीटी से और जेमिनाई से पूछते हैं कि हमें क्या करना है। मोरओवर, excessive dependence on digital tools can foster a false sense of precision, masking inherent limitation and potential biases embedded within technological systems. इसके साथ साथ एक्सेसिव डिपेंडेंस जो हमारा है डिजिटल टूल्स के ऊपर, ये एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रिसीशन देता है। हम ऐसा समझते हैं कि अगर चैट जीपीटी ने हमें कुछ कह दिया तो वो एब्सोल्यूट सत्य है, या अगर जेमिनाई ने हमें कुछ कह दिया तो एब्सोल्यूट सत्य है,
ठीक है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि इन डिवाइसेस के कुछ लिमिटेशंस हैं, इन फंक्शंस के कुछ लिमिटेशंस हैं और इनके अपने बायसेस भी हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इंग्लिश के क्वेश्चंस। आप इंग्लिश में जो एसएससी का पेपर आया है ना, आप पूरा पेपर एक बार स्क्रूटिनाइज करा लेना चैट जीपीटी या जो भी आप एआई यूज करते हो, और देखना कितने % उसने सही जवाब दिए। बहुत बार हम लोग जब कोई क्वेश्चन बताते हैं तो लोग कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे कहते हैं कि सर इसका आंसर चैट जीपीटी ये दिखा रहा है। तो जवाब यह है कि आप हमारे कहने से नहीं, खुद की आत्मा की संतुष्टि के लिए जो 25 या 45 क्वेश्चन का आपने एग्जाम दिया है ना, जरा चैट जीपीटी से उसका आंसर मांग लेना और उसके पीछे का लॉजिक समझ लेना। अभी तक मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, किसी और लैंग्वेज, किसी और सब्जेक्ट की नहीं। इंग्लिश में अभी तक एसएससी के लेवल पे 50% एक्यूरेसी भी अचीव नहीं कर पाया है कोई भी एआई। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से हुई है, वो अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हैं, ग्रामर के ऊपर उतना एम्फेसिस नहीं होता, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पर पॉइंट ये है कि इंग्लिश का जवाब जानने के लिए आप अगर चैट जीपीटी और जेमिनाई के ऊपर निर्भर कर रहे हो, या टीचर के बताए गए चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अगर आप उनके ऊपर निर्भर कर रहे हो, तो आप बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि वो जवाब कभी सही नहीं देगा। आप जिस तरीके से प्रॉम्प्ट देते हो उस तरीके से वो प्रॉम्प्ट समझता नहीं है। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 1.5 सालों से मैंने हर एक चीज, हर एक एआई को छान मारा है और इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ये बेवकूफी है। आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा एआई से काम लेने के लिए। हमारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, इसमें काम लेने के लिए हमारे सब्जेक्ट में आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, बहुत स्मार्टली प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, सबके बस की बात नहीं होती। खैर आगे आते हैं। When these shortcomings are overlooked, जब इन कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, errors may be dashed rather than questioned, leading to flawed outcomes on a large scale। जब इन कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है ना, तो जो गलतियां हैं, जो एरर्स हैं, वो डैश हो जाते हैं, जहां उन्हें उनके ऊपर सवाल पूछना चाहिए, जिसके वजह से बहुत लंबे स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर गलतियां कंटिन्यू होती रहती हैं। Another pressing issue is the tendency to treat technology as a dash solution to complex social and institutional challenges, disregarding the need for ethical judgment and human oversight। लिखा है कि इसका एक और जो प्रेसिंग इशू है, मतलब एक और जो अर्जेंट इशू है, वो है कि हमारी जो टेंडेंसी है ना, कि हम टेक्नोलॉजी को एक डैश सोल्यूशन मान के हर सामाजिक और इंस्टीट्यूशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जटिल परेशानियां हैं, उसका जवाब भी हम एआई से मांग रहे हैं, उसका जवाब भी हम टेक्नोलॉजी से मांग रहे हैं, और ये डिसरिगार्ड कर रहे हैं हम जो हमारा एथिकल जजमेंट है या जो ह्यूमन ओवरसाइट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एआई से पूछा कि मेरा एक दोस्त है जिसको मैंने पैसे दिए थे, अब वो पैसे रिटर्न नहीं कर रहा, उसकी मतलब उसके पास पैसे हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना चाहिए? वो बोलेगा कि जाइए आप उसके ऊपर केस कर दीजिए। ये हुआ एआई का जजमेंट। आपका जजमेंट ये है कि उसके घर में अभी भी पैसे की तंगी है, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, ऐसे केस में अगर आप पैसा मांगेंगे तो शायद उसे वो रोड पर आ जाएगा। ये वाला टच आपको टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। मैं जस्ट एक बहुत छोटा, बहुत प्लेन एग्जांपल दे रहा था। Such an approach risks transforming technology from an enabling instrument into a dominant force that dictates behavior। और ऐसा अप्रोच से ये रिस्क होता है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, वो एक ऐसे किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जो कि डोमिनेट करेगा हमारे बिहेवियर को भी। To prevent this imbalance, it is essential to cultivate a measured engagement with technology, one that remains dashed to human values, adaptability and critical reasoning। लिखा है कि इसके वजह से यह जरूरी है कि हम कल्टीवेट करें एक मेजर्ड एंगेजमेंट, मतलब एक बैलेंस क्रिएट करें टेक्नोलॉजी से, एक ऐसा बैलेंस जो कि ह्यूमन वैल्यूज पे डैश रहे, अडेप्टेबिलिटी पे और क्रिटिकल रीजनिंग पे डैश रहे। हमें मोटा मोटा बात समझ में आ गया। कंटेक्स्ट क्या है पूरे पैसेज का? तो पूरे पैसेज का कंटेक्स्ट ये है कि ये बोला जा रहा है कि हमने जो इंटीग्रेट किया है टेक्नोलॉजी अपने लाइफ से, उसकी क्या क्या परेशानियां हैं। तो ओवरऑल कोनोटेशन जो है वो नेगेटिव है, हमारे पूरे पैसेज का टोन जो है वो नेगेटिव है। आई अब मैं सिर्फ वो लाइन पढ़ूंगा जिस लाइन में ब्लैंक था और एक सुटेबल हम लोग फिलअप करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा था? बहुत सारे सेक्टर्स में ऑटोमेटेड सिस्टम जो है उसके ऊपर रिलाई किया जाता है, और इस हद तक किया जाता है कि ह्यूमन जजमेंट जो है वो अक्सर डैश हो जाती है एल्गोरिदम आउटपुट से। क्या हो जाती है? अक्सर वो अलाइंड हो जाती है। अलाइंड का मतलब होता है वो किसी चीज के साथ साथ काम करने लगती है। सही है क्या? यहां तो हमें कोई नेगेटिव वर्ड भरना चाहिए था ना। क्या बोला जा रहा था कि ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर हम इतने ज्यादा रिलाई करने लगे हैं कि ह्यूमन जजमेंट जो है वो एल्गोरिदम आउटपुट से डैश हो जाता है। कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। आइए, अलाइन मतलब होता है किसी के अनुरूप हो जाना। ह्यूमन जजमेंट क्या एल्गोरिदम आउटपुट के अनुरूप हो जाता है? नहीं। डिफर्ड हो जाता है। कन्फाइंड मतलब होता है बाधित होना। लिखा हुआ है कि ह्यूमन जजमेंट जो है एल्गोरिदम आउटपुट से बाधित हो जाता है? नहीं। उसमें ट्रांसफर हो जाता है? नहीं। आंसर क्या है? वो डिफर्ड हो जाता है।
जिसका मतलब यह है कि हम अपना जो जजमेंट है वो उसके भरोसे छोड़ देते हैं, हम एल्गोरिथमिक आउटपुट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं। ठीक है, आगे आइए। द ग्रोइंग रिलायंस हैज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द ग्रेजुअल डैश ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये जो ज्यादा करके हम उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है ना, इससे हमारे थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो धीरे धीरे डैश हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम ज्यादा निर्भर करेंगे तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी? कुछ नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, बढ़ेगी तो नहीं, यहां से क्रिटिकल थिंकिंग घटेगी ही। आइए, इरोजन। इरोजन का मतलब होता है परत बाय परत, लेयर बाय लेयर किसी चीज का हटना। रिडक्शन मतलब होता है किसी चीज के क्वांटिटी में कमी आनी। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का पतला होना। डिप्लेशन का मतलब होता है कमी होना। कितना खूबसूरत ब्लैंक देखिए, चारों ऑप्शन नेगेटिव है, चारों का मतलब कहीं ना कहीं कम होना होता है। तो अब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना रीडिंग करते हो, क्या आप एक वर्ड से उसका कंटेक्ट समझ पाते हो। तो लिखा है कि जो ग्रोइंग रिलायंस है इसके ऊपर ये ग्रेजुअल, प्लीज मार्क कीजिएगा, ग्रेजुअल वर्ड यूज किया गया है कि धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, आई धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। कोई क्वांटिटी है क्या कम होगी? नहीं। डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला होना, जैसे दूध बहुत गाढ़ा है, हमने पानी मिला दिया, वो डाइल्यूट हो गया। तो क्रिटिकल थिंकिंग में हम पानी मिला के डाइल्यूट कर देंगे, पतला कर देंगे उसे? नहीं। डिप्लीशन टर्म जो है ये रिसोर्सेस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? रिसोर्सेस के लिए। क्या रिसोर्स की बात हो रही थी? नहीं। मैंने बोला था ग्रेजुअली टर्म को प्लीज मार्क कीजिएगा, धीरे धीरे अगर कुछ खत्म हो तो अगर ऑप्शन में है तो प्रीफर करिएगा इरोड वर्ड को, जिससे नाउन इरोजन बनकर आया है। ठीक है, तो आंसर क्या है? इरोजन है। आगे बढ़े। लिखा है कि व्हेन दी शॉर्ट कमिंग्स आर ओवरलुक्ड, जब ये इन कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, एरर्स में बी डैश, एरर्स जो है वो डैश हो सकते हैं rather than क्वेश्चन, मतलब जिन गलतियों के ऊपर सवाल उठाने चाहिए वो गलतियां डैश हो सकती हैं, जिसके वजह से ये जो फ्लॉड आउटकम्स है, मतलब जो परिणाम, गलत परिणाम आ रहे हैं, ये लार्ज स्केल में फैल जाएंगे। तो क्या बोला गया? जब इन कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, एरर्स डैश हो जाते हैं, जिससे वो बहुत बड़े स्तर पर फैल जाएंगे। एरर्स क्या हो जाते हैं? एरर्स एम्पलीफाई हो जाते हैं। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज का ज्यादा हो जाना। एरर्स परपेचुएट हो जाते हैं। परपेचुएट का मतलब होता है किसी का लंबे समय तक टिकना। रेप्लिकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ना, फिजिकली बढ़ना किसी चीज का। तो फिजिकली बढ़ना तो नहीं होगा। एक्सटेंड मतलब होता है किसी का ड्यूरेशन लंबा कर देना, अगर समय के कंटेक्स्ट में ले रहे हो तो वो तो नहीं होगा। रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लाई करना, नहीं होगा। एम्पलीफाई मतलब किसी चीज की लंबाई बढ़ानी या इंटेंसिटी बढ़ानी, नहीं। आंसर क्या होगा? परपेचुएट हो जाएगा। मैंने आपको परपेचुएटेड वर्ड पढ़ाया था, इसका मतलब होता है कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। तो यहां पे क्या बोला जा रहा था कि ये लंबे समय तक चलता जाएगा। आगे बढ़े। अनदर प्रेसिंग इशू इज द टेंडेंसी टू ट्रीट टेक्नोलॉजी एज अ डैश सोल्यूशन। लिखा है कि एक और प्रेसिंग इशू जो है वो ये है कि आप टेक्नोलॉजी को एक डैश सोल्यूशन समझते हैं। क्या सोल्यूशन? कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ऑल राउंड, एक ऑल राउंड सोल्यूशन समझते हैं कि आप चैट जीपीटी से पूछ लो, हर चीज का जवाब मिलेगा। आप उसको एक डेफिनेटिव सोल्यूशन समझते हैं। डेफिनेटिव सोल्यूशन फिट नहीं आ रहा है ना, कि आप उसको एक निश्चित सोल्यूशन समझते हैं। पेनिशिया सोल्यूशन, देखो अगर यहां पे केवल पेनिशिया होता तो हम यूज कर सकते थे, क्योंकि पेनिशिया एक नाउन होता है, लेकिन सेंटेंस का कंटेक्स्ट क्या था? सोल्यूशन लिखा था, जो कि एक नाउन है। इसके लिए हमें कोई एडजेक्टिव चाहिए। अगर यहां हमें कोई एडजेक्टिव चाहिए तो पेनिशिया तो अपने आप में नाउन होता है, तो पेनिशिया सोल्यूशन कुछ नहीं होगा। या तो हमें यह सिर्फ यहां छोड़ना पड़ता टू ट्रीट टेक्नोलॉजी एज पेनिशिया, वो तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर पेनिशिया को आंसर नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूट सोल्यूशन, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है किसी के बदले। सब्स्टिट्यूट सोल्यूशन क्या होगा? कुछ नहीं होता इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट सोल्यूशन। आंसर क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कवरिंग एवरीथिंग। अब जो भी मैं एग्जांपल बोल रहा था ना, आप चैट जीपीटी या जेमिनी या जो भी आप यूज करते हो, आप वहां से पूछो, वो आपको बोलेगा पेनिशिया सोल्यूशन। आप ट्राई करके देख लेना, वो बोलेगा पेनिशिया सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो इतनी बातें नहीं समझ पाता कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कहां पे क्या लगेगा। वो बस बोलचाल की भाषा तक पहुंच पाया अभी तक। हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में वो इतना एक्सपर्ट बन जाए कि इन क्वेश्चंस का आंसर करने लगे, फिलहाल तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। टू प्रिवेंट दिस इम्बैलेंस, इस इम्बैलेंस को प्रिवेंट करने के लिए इट इज एसेंशियल टू कल्टिवेट अ मेजर्ड एंगेजमेंट। ये जरूरी है कि मेजर्ड एंगेजमेंट को कल्टिवेट किया जाए टेक्नोलॉजी के साथ साथ। वन दैट रिमेन्स डैश टू ह्यूमन वैल्यूज, एक ऐसा जो कि ह्यूमन वैल्यूज के साथ डैश रहे। क्या बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, यह जरूरी है कि कल्टीवेट किया जाए एक मेजर्ड एंगेजमेंट को, पैदा किया जाए एक मेजर्ड एंगेजमेंट को, एक बैलेंस्ड एंगेजमेंट को, जो कि ह्यूमन वैल्यूज, अडेप्टेबिलिटी और क्रिटिकल रीजनिंग के साथ डैश हो। वन दैट रिमेन्स एंकर्ड, एंकर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, जो फिक्स्ड हो ह्यूमन वैल्यूज के साथ, अडेप्टेबिलिटी के साथ और क्रिटिकल रीजनिंग के साथ हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट मतलब होता है जूनियर,
हमें एक ऐसा बैलेंस्ड तरीका अपनाना है जो कि जूनियर हो ह्यूमन वैल्यूज से, कोई सेंस नहीं है, जो कि रिस्पॉन्सिव हो ह्यूमन वैल्यूज के लिए। ह्यूमन वैल्यूज के लिए टेक्नोलॉजी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, सेंस नहीं बन रहा। जो कि कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट विथ होता है, कंसिस्टेंट टू नहीं। आंसर क्या होगा, एंकर्ड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 24 होना चाहिए। मैं अभी जो इतनी देर से कह रहा था ना कि टेक्नोलॉजी के क्या फ्लॉज होते हैं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो 2025 वाला जो हमने जितने भी एग्जाम्स देखे ना, सबका पेपर आप देख लेना। कभी सोचा कि क्यों इतने एरर हुए इंग्लिश में, क्यों लेवल ऐसा हो गया कि कहीं एकदम मतलब अनसॉल्वेबल टाइप का सवाल पूछा गया और कहीं पे एकदम डेड इजी सवाल है? क्योंकि वहां पे भी एआई का यूज किया गया था इंग्लिश के क्वेश्चंस बनाने के लिए। जो भी महानुभाव बना रहे थे उनको ये नहीं पता था कि एआई एसएससी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बना सकता, उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। इसी वजह से सिमिलर आंसर हैं चारों में, दो में सिमिलर ऑप्शंस आ गए। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हुए हैं ना इंग्लिश के में खास करके, वो इसी रीजन से हुए कि 5-5 लाइन का एरर है, 6-6 लाइन का एरर है, एकदम बेतुका सा एरर दे दिया गया है। ये सब एआई का कमाल है। सुना ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, वही वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जी हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आओ पहले सवाल पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, पैसेज का पर्पस क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज अर्बनाइजेशन हैज लेड टू, अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? द ऑथर सजेस्ट दैट पॉलिसी इंटरवेंशन आर ऑफन इनएडिक्वेट, ऑथर के हिसाब से पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो काफी नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? और एक वर्ड रिकैलिब्रेशन यूज किया गया है लास्ट पैराग्राफ में, उसका क्या मतलब है? ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें कुछ वर्ड लिखने की जरूरत है। एक रिकैलिब्रेशन लिख लेते हैं, पैसेज में कहीं पर आएगा तो हम इसको एज अ कीवर्ड ट्रीट करके आंसर निकाल लेंगे। और कहीं कुछ कीवर्ड लिख सकते हैं क्या? कहीं पे और कुछ कीवर्ड नहीं लिख सकते। चलो पैसेज पढ़ते हैं, आइए। लिखा है इन रिसेंट ईयर्स द डिस्कोर्स सराउंडिंग सोशल प्रोग्रेस हैज इंक्रीजिंगली एम्फसाइज्ड मिजरेबल आउटकम्स, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ लेस क्वांटिफिएबल बट इक्वली कंसिक्वेंशियल डायमेंशन ऑफ सोसाइटल वेलबींग। हाल फिलहाल के सालों में जो डिस्कोर्स सराउंड कर रहा है सोशल प्रोग्रेस को, मतलब सामाजिक तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का मापदंड ये रखा गया है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना है, हम कितने तेजी से बिल्डिंग बना पा रहे हैं, हमारा टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन कितना है, और ये किस, इसके बदले में हम क्या चुका रहे हैं? हम चुका रहे हैं सोसाइटल वेलबींग का कर्ज। मतलब इसके बदले नुकसान में क्या जा रहा है कि सामाजिक तौर पर हम कैसे हैं, इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। While such indicators provide useful benchmarks and excessive reliance on them risks obscuring deeper structural challenges that shaped lived realities. लिखा हुआ है जबकि ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं ये बहुत यूजफुल बेंचमार्क्स प्रोवाइड करते हैं, अगर इनके ऊपर ज्यादा एक्सेसिव रिलाय कर लिया जाए तो ये रिस्क होता है कि ये जो डीपर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं उनको ये ऑब्सक्योर कर देंगे और लिव्ड रियलिटीज, मतलब जो चैलेंजेस हमारी रियलिटीज हैं उनको ये ऑब्सक्योर कर देंगे। मोटा मोटा बात ये है कि जो जिससे हमारा समाज का ढांचा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। One such challenge is the gradual erosion of community cohesion in rapidly urbanizing societies. एक ऐसा चैलेंज ये है कि हमारा हम जो सामाजिक तौर पर जो हमारा कोहेजन है, कोहेजन मतलब एकजुटता है, सामाजिक तौर पर जो हमारी एकजुटता है वो हमारे अर्बनाइजिंग सोसाइटी में बहुत तेजी से इरोड हो रही है, परत बाय परत खत्म हो रही है। As cities expand and populations become more mobile, traditional support networks weaken, replaced by transactional relationships that prioritize efficiency over empathy। कुछ ऐसा ही टोन का हमने मॉक नंबर 1 में भी किया था। लिखा हुआ है जैसे जैसे सिटीज बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, जो ट्रेडिशनल सपोर्ट नेटवर्क है ना, जो गांव वगैरह में भी दिखता है, चाचा मामा फूफा सब साथ में रहते हैं, तो लिखा हुआ है कि ये कमजोर होते जा रहे हैं और अब ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप इतना है कि हमको तुमसे क्या फायदा, तुमको हमसे क्या फायदा, ठीक है। और अभी ये एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करता है, एम्पैथी को नहीं, ये रिलेशन। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नीदर अब्रप्ट नॉर यूनिफॉर्म। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज अर्बनाइजेशन हुआ, कल तक सब ठीक था, आज खराब हो गया, ऐसा नहीं है। बट इट्स कम्युलेटिव इफेक्ट्स आर प्रोफाउंड। लिखा ये चेंज धीरे धीरे आया है, मतलब 20-25 साल में ऐसा चेंज आया है कि लोग अपने सामाजिक ढांचे को छोड़कर अब ऐसे ढांचों में आ गए हैं जिसमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक रिलेशन है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो बहुत डीप है। Individuals may enjoy greater autonomy and access to opportunity, yet simultaneously experience isolation and a diminished sense of belonging. Individuals जो हैं वो अब ज्यादा फ्रीडम एंजॉय करते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एंजॉय करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अब अकेले भी पड़ गए हैं और उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं रहा है, वो कहीं किसी जगह को अपना घर नहीं कह पा रहे।
Policy responses to these shifts have largely focused on material interventions, housing schemes, employment programs and digital connectivity. लिखा हुआ है कि और जो नियम कानून बनाए गए हैं ना, वो अक्सर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए बनाए जाते हैं कि हाउसिंग स्कीम क्या होगी, नौकरी किसको मिलेगी, डिजिटल कनेक्टिविटी क्या होगा. Although necessary, these measures often fail to address the underlying social fragmentation that accompanies modernization. जबकि ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन जो ये मेजर्स हैं वो एड्रेस नहीं कर पाती समाज के सोशल फ्रेगमेंटेशन को जो मॉडर्नाइजेशन को एक्कंपनी करता है. In the absence of deliberate efforts to foster social trust and civic engagement, development risks become uneven, benefiting select groups while leaving others marginalized. लिखा हुआ है कि जबकि हम लोग कोई एफर्ट नहीं उठा रहे, मतलब जानबूझकर कोई एफर्ट नहीं उठाया जा रहा कि सामाजिक तौर पर भरोसा एक दूसरे के लिए बढ़े और सिविक एंगेजमेंट हो. डेवलपमेंट में ये रिस्क है कि ये अनइवन हो जाएगा और ये कुछ ही ग्रुप को ये फायदा पहुंचाएगा और बाकी सबको पीछे छोड़ देगा. Compounding this issue is the tendency to treat social capital as an incidental byproduct of economic advancement rather than as an independent objective. और इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देता है अगर हम सामाजिक तौर पर ये देखते हैं कि ये एक इकोनॉमिक एडवांसमेंट का बाय प्रोडक्ट है. कहने का मतलब है अगर हमारा समाज पैसे के एंगल से डेवलप करेगा तो रिलेशंस खुद ब खुद ठीक होंगे. ऐसा मान लेना इस परेशानी को और बढ़ाता है. When institutions assume that cohesion will naturally follow growth, they underestimate the role of intentional community building. जब हमारे संस्थान ये मान लेते हैं कि जो सामाजिक एकजुटता है ग्रोथ होने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग को, क्योंकि ऐसा नहीं होता. Evidence from comparative studies suggests that societies investing in inclusive public spaces, participatory governance and cultural dialogue are better equipped to absorb economic and technological disruptions. लिखा हुआ है कि ऐसे एविडेंसेस हैं कंपैरेटिव स्टडीज से जो ये सजेस्ट करते हैं कि ऐसे समाज जो कि इंक्लूसिव पब्लिक स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो जानबूझकर स्टेप्स उठाते हैं ताकि समाज एकजुट रहे, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस रखते हैं और कल्चरल डायलॉग रखते हैं, वो किसी भी किस्म के इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं. अल्टीमेटली सस्टेनेबल प्रोग्रेस रिक्वायर्स अ रिकैलिब्रेशन ऑफ प्रायोरिटीज. ध्यान दीजिएगा, रिकैलिब्रेशन हमारा एक कीवर्ड था. देखो लिखा है तो ध्यान है ना, रिकैलिब्रेशन हमारा एक कीवर्ड था ना, यहां पूछा था ना रिकैलिब्रेशन, आंसर कर लेंगे. क्या लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली जो सस्टेनेबल प्रोग्रेस है इसमें रिकैलिब्रेशन ऑफ प्रायोरिटीज की जरूरत है. एक ऐसा रिकैलिब्रेशन जो एक्नॉलेज करे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, लेकिन साथ ही साथ में वो ये भी समझे कि एक समाज के हेल्थ को ये चीज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंपेयर एक्नॉलेज नहीं कर सकते, वो उनको मेजर नहीं कर सकते. सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा होने का यह मतलब नहीं कि समाज एकजुट है, समाज खुश है. विदाउट इंटीग्रेटिंग अ सोशल कोहेजन इनटू डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, ग्रोथ में प्रूव इंप्रेसिव इन अपीयरेंस येट फ्रजाइल इन सब्सटेंस. लिखा हुआ है कि अगर सामाजिक कोहेजन नहीं है तो डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स दिखाने के लिए तो बहुत इंप्रेसिव है, पर एक्चुअली में ये बहुत फ्रजाइल है और बहुत जल्दी हमारा समाज टूटने का डर रहता है. ये हमारा पूरा पैसेज था. आइए एक एक करके हम क्वेश्चंस के जवाब देते हैं. सबसे पहले 29 नंबर का जवाब देते हैं. हमसे पूछा गया था रिकैलिब्रेशन का मतलब क्या है. ठीक है, पैसेज में कैसे यूज किया गया था रिकैलिब्रेशन को? ऐसे यूज किया गया था कि सस्टेनेबल प्रोग्रेस जो है उसमें रिकैलिब्रेशन की जरूरत है, मतलब चीजों को पुनः असेस करने की जरूरत है. रीइंफोर्समेंट, रीअसेसमेंट, एक्सेलरेशन, जस्टिफिकेशन. आंसर है ऑप्शन नंबर बी. उसको फिर से उसका असेसमेंट करने की जरूरत है, उसका फिर से निर्धारण करने की जरूरत है. आई द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है? ए, ये आर्ग्यू करना कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो इररिलेवेंट हैं सोशल डेवलपमेंट से. ये आर्ग्यू करना कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो इररिलेवेंट है सोशल डेवलपमेंट से. इररिलेवेंट है क्या? पूरे पैसेज में ही तो हमने ये पढ़ा है कि उसका बहुत ज्यादा रिलेशन है आपस में. गलत है. हाईलाइट करना एक ग्रोथ सेंट्रिक मॉडल ऑफ प्रोग्रेस का कि उसके क्या लिमिटेशंस हैं, कि अगर आप केवल ग्रोथ के पीछे जा रहे हो तो उसके क्या लिमिटेशंस हैं. हाँ जी, ये तो था पर्पस का पैसेज का हमारा. आगे भी पढ़ लेते हैं. क्रिटिसाइज करना अर्बनाइजेशन को कि ये समाज के लिए खराब है. देखो ऐसा कहीं नहीं बोला गया, ये बहुत ज्यादा हार्श ऑप्शन है. ऐसा नहीं बोला गया कि अर्बनाइजेशन खराब है, शहरीकरण होना ही नहीं चाहिए, ये नहीं बोला गया. बैलेंस क्रिएट करने को बोला गया. एम्फेसाइज टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन एज अ सॉल्यूशन टू सोशल फ्रेगमेंटेशन. कहीं टेक्नोलॉजी की बात नहीं की गई थी. आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. According to the passage, urbanization has led to, पैसेज के हिसाब से अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? ए,
द कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गए, कंप्लीटली खत्म हो गए हैं, कंप्लीटली खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। एन इमीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ सोशल रिलेशन, समाज तुरंत खत्म हो गया। हमने एक लाइन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि ये ओवरनाइट नहीं हुआ, एक दिन की बात नहीं है, कई एक साल लगे हैं, तो इमीडिएट ब्रेकडाउन तो नहीं है। अगला, अ ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम, धीरे धीरे कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो गया है, ये सही है ना, ग्रेजुअल हुआ है ना ये। अगला, इंक्रीज्ड सिविक पार्टिसिपेशन अमंग सिटी ड्वेलर्स, सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। द ऑथर सजेस्ट दैट पॉलिसी इंटरवेंशंस आर ऑफन इनएडिक्वेट बिकॉज दे, ऑथर ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ए, दे प्रायोरिटाइज कल्चरल डायलॉग ओवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि वो कल्चरल डायलॉग को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर रखते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो क्यों काफी नहीं है, मतलब जो नियम कानून बन रहे हैं वो क्यों काफी नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। कहां हम कल्चरल डायलॉग पर चले गए, ये तो इररिलेवेंट है, पैसेज में कहीं बोला ही नहीं गया, क्योंकि ये रिलाई एक्सेसिवली ऑन शॉर्ट टर्म वेलफेयर मेजर्स, क्योंकि वो कम समय में फायदा देखते हैं, ऐसा भी पैसेज में नहीं बोला गया था। ओवरलुक द सोशल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, ये हो सकता है क्योंकि वो नजरअंदाज करते हैं समाज को, जो नियम कानून बनते हैं वो केवल पैसे से डील करते हैं, वो सोशल डायमेंशन को चेक नहीं करते, उसको ओवरलुक करते हैं, ये हो सकता है। डिस्करेज करते हैं मोबिलिटी को और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को, डिस्करेज करते हैं मोबिलिटी को और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, 28 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से क्या करेक्ट है। ए, सोशल कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ सेकेंडरी आउटकम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल कैपिटल को एक सेकेंडरी आउटकम माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्या बोला जा रहा है, सोशल कैपिटल को एक सेकेंडरी आउटकम माना जाता है, मतलब वो जरूरी नहीं माना जाता इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सही है ना, ये तो पैसेज में बोला ही गया, मतलब वन वाला तो करेक्ट है, वन है, ओनली 2 and 3, ओनली 3, वन वाला करेक्ट था। इन्वेस्टमेंट इन इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस स्ट्रेंथन सोसाइटल रेजिलियंस, अगर पब्लिक स्पेसेस में इन्वेस्ट किया जाए तो इससे समाज एकजुट होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो 2 भी करेक्ट है, ओनली वन वाला ऑप्शन काट दीजिए, आंसर होगा। आगे बढ़े, देखो ये सारे के सारे ना जो भी वोकैब लगे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके या तो इनको देख लो, वरना पीडीएफ आपके पास होता है, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है, लिखा है द एडवाइजर सेड, एडवाइजर ने कहा, इफ द मिनिस्ट्री डज नॉट रिकंसिडर इट्स पोजीशन नाउ, अगर मिनिस्ट्री अभी अपना पोजीशन रिकंसिडर नहीं करती है, द कंसेक्वेंसेस में प्रूव फार मोर डैमेजिंग इन द लॉन्ग रन, जो परिणाम है वो लंबे समय में बहुत ज्यादा डैमेजिंग नजर आएंगे। यहां सेड लिखा हुआ है, पास्ट है, आगे भी पास्ट होगा, यहां डज लिखा हुआ है, पास्ट होना चाहिए, नाउ लिखा हुआ है, देन में बदलेगा, मे लिखा हुआ है, माइट में बदलेगा, बस इतने चेंजेस होने चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं, डिड है, डज है, डज का डज तो नहीं छूटेगा, डिड है, रिकंसीडर्ड है, हमें तो यहां नॉट लगाना था, नॉट के लिए तो डू का फॉर्म आएगा ही, तो ये वाला तो गलत है, ये नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यहां पे आ जाइए, द एडवाइजर सेड इफ द मिनिस्ट्री डिड नॉट रिकंसिडर इट्स पोजीशन देन द कंसेक्वेंसेस वुड, यार यहां मे था, माइट होना चाहिए ना, वुड कहां से हो रहा है, माइट है यहां पे, आंसर होगा। 31 पर आए, वॉइस का सवाल है, लिखा है द ऑफिशियल्स एक्नॉलेज्ड दैट सेवरल प्रोसीजरल लैप्सेस हैड अंडरमाइंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, कहीं पे वॉइस आए, कहीं पे नरेशन आए, बार बार मैं आपको कहता हूं, आपको क्या चीज देखना है, आपको देखना है वर्ब, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसका इनडायरेक्ट, उसका पैसिव हो सकता है। द ऑफिशियल्स एक्नॉलेज्ड वर्ब है यहां का, है ना, और आगे एक पूरा पूरा नाउन क्लॉज लगा हुआ है, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट तो है तो पैसिव तो बनेगा। दैट सेवरल प्रोसीजरल लैप्सेस हैड अंडरमाइंड, हैड प्लस V3 है, हैड अंडरमाइंड व्हाट, द क्रेडिबिलिटी, तो व्हाट का भी जवाब मिल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, इसका पैसिव बनेगा, तो क्या बनना चाहिए, हैड बीन प्लस V3। आइए चेक कर लेते हैं, एक्नॉलेज्ड का लिखा हुआ है वॉज एक्नॉलेज्ड, वर एक्नॉलेज्ड, वॉज एक्नॉलेज्ड, वॉज एक्नॉलेज्ड, 4 जगह पे। आगे हैड अंडरमाइंड का हैड बीन अंडरमाइंड होना चाहिए, हैड बीन अंडरमाइंड, हैव कहां से आ गया भाई, गलत है, टू बी अंडरमाइंड नहीं हो सकता, अंडरमाइंड, अंडरमाइंड नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, हैड बीन अंडरमाइंड होना चाहिए, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, 32 पर आते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच है, लिखा है द मैनेजर सेड टू द टीम, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट वी कैन नॉट गारंटी दैट दिस सॉल्यूशन विल सेटिस्फाई एवरीवन। मैनेजर सेड पास्ट है, तो आगे अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ तो आगे की चीजें पास्ट में होंगी,
द मैनेजर सेड टू द टीम वी हैव ट्राइड, हैव को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, हैड बनेगा, आवर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट वी कैन नॉट को बनाएंगे तो क्या बनेगा, कुड बनेगा, कुड बनेगा, गारंटी दैट दिस सोल्यूशन विल सेटिस्फाई, विल को चेंज करेंगे वुड बनेगा, आई, हैव की जगह हैड होना चाहिए, हैड है, हैड है, हैव है, नहीं हो सकता, कैन नॉट की जगह कुड नॉट होना चाहिए, कुड नॉट है, कुड नॉट है, कुड नॉट है, विल की जगह वुड होना चाहिए, वुड है, विल है, गलत है, आंसर ए या बी में से कोई है, आइए चेक कर लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। द मैनेजर टोल्ड द टीम दैट दे हैड ट्राइड, द मैनेजर टोल्ड द टीम दैट द टीम हैड ट्राइड, द टीम क्यों होगा भाई, यहां पे फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट में मैनेजर है जो कि सिंगुलर है, तो हम मैनेजर और टीम को मिला के दे बोलेंगे, यहां तो कोई प्रोनाउन आना चाहिए, हम नाउन कैसे लगाएंगे, गलत है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 33 नंबर पे आ जाइए, क्या लिखा है, द डिसीजन ऑफ द कमिटी was largely based on the economical use of public funds, which it believed would ensure a long-term sustainability of the program without imposing an excessive burden on future administrations। लिखा है कि जो डिसीजन था कमेटी का, ये लार्जली बेस्ड था इकोनॉमिकल यूज ऑफ पब्लिक फंड्स के ऊपर, जिसके बारे में इसका ये मानना था कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, मतलब लंबे समय तक ये प्रोग्राम को ये इंश्योर करेगा कि लंबे समय तक प्रोग्राम चले बिना एक्सेसिव बर्डन इंपोज किए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशंस पे, ये इसका हिंदी मतलब है। आइए अब देख लेते हैं सेंटेंस में, हम डाइसेक्ट करेंगे सेंटेंस को। द डिसीजन सब्जेक्ट है, ऑफ द कमिटी प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब है, लार्जली बेस्ड पैसिव वॉइस में था, डिसीजन किसी चीज के ऊपर बेस्ड है, सो वॉज लार्जली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल यूज, ऑन प्रेपोजिशन इकोनॉमिकल यूज उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ पब्लिक फंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पब्लिक फंड्स उसका ऑब्जेक्ट, विच किसके लिए आ रहा है, विच किसके लिए आ रहा है, ये पूरे के पूरे घटना के लिए, कि जो डिसीजन है कमिटी का वो लार्जली बेस्ड था इकोनॉमिकल यूज ऑफ पब्लिक फंड्स पे, जिसके बारे में उसे लगता है, इट मतलब किसे, कमिटी को ये लगता है, जिसका मतलब है ये विच जो है ये पूरे के पूरे इस फ्रेज को, इस क्लॉज को सेटिस्फाई करने के लिए है, क्वालिफाई करने के लिए है, रिलेटिव क्लॉज है, विच इट बिलीव्ड, इट कमिटी के लिए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिलीव्ड वर्ब है, वुड इंश्योर वुड बेस फॉर्म है, उसके साथ हमारा मेन वर्ब है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, वुड मॉडल है, उसके साथ बेस फॉर्म है, क्या इंश्योर करेगा, अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, इंश्योर का ऑब्जेक्ट है, ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, विदाउट इंपोजिंग, विदाउट प्रीपोजिशन है, इंपोजिंग उसका ऑब्जेक्ट है, इंपोजिंग व्हाट, एन एक्सेसिव बर्डन, इंपोजिंग का ऑब्जेक्ट है, ऑन फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है। हमने सेंटेंस को पूरा अलग अलग कर लिया, मैक्सिमम यहां पे प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है, तो एक बार जल्दी से हम लोग उस पार्ट को एलिमिनेट करते हैं जहां पे कोई एरर नहीं है। ऑन फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, विदाउट इंपोजिंग एन एक्सेसिव बर्डन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ द कमिटी प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, ऑन द इकोनॉमिकल यूज ऑफ पब्लिक फंड्स प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, द डिसीजन सब्जेक्ट था, सिंगुलर था, उसके लिए वॉज आया है, बिल्कुल ठीक है, वॉज लार्जली बेस्ड, कोई एरर नहीं है, विच इट बिलीव्ड जिसके बारे में ऐसा महसूस किया जाता है, विच इट बिलीव मैंने बताया, विच इस पूरी की पूरी घटना के लिए आया है, इट कमिटी के लिए आ रहा है, इट बिलीव बिल्कुल ठीक है, वुड इंश्योर बिल्कुल ठीक है, लिखा है अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है वो क्वालिटी जिसमें कोई चीज बहुत लंबी चले, अगर ये क्वालिटी है फिर तो ये अनकाउंटेबल नाउन है या नहीं है, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, आप सस्टेनेबिलिटी को गिन थोड़ी सकते हो, अगर आप इसको गिन नहीं सकते, ये लॉन्ग टर्म इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा था, तो हम ये आर्टिकल जो अ लेकर आए, ये तो हमेशा नाउन के लिए आता है, जिसका मतलब ये तो इस सस्टेनेबिलिटी के लिए आ रहा होगा, फिर ये चीज कैसे हो रहा है भाई, आप सस्टेनेबिलिटी कह रहे हो अनकाउंटेबल चीज है, आप उसको अ कैसे लगा सकते हो, एरर है या नहीं है, 100% एरर है, कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में है, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव ए, क्लियर है, आगे बढ़े 34 नंबर, लिखा है द एग्जामिनिंग अथॉरिटी रिवाइज द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मिडवे थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफेक्टिवली डैश फॉर थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स, लिखा हुआ है जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी थी ना, उसने बीच में ही क्वेश्चन के ऊपर मार्क्स देने का जो क्राइटेरिया था उसको बदल दिया, समझ रहे हो, मतलब बीच एग्जाम में उसने क्राइटेरिया बदल दिया, जिसकी वजह से 1000 ऑफ कैंडिडेट्स के लिए डैश हो गया, क्या हो गया, कॉल द शॉट्स, मूव द गोल पोस्ट, मिस द बस, पास द बक, पास द बक का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी किसी और के लिए टालना, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मिस द बस का मतलब होता है जिम्मेदारी देरी हो जाना किसी चीज को पकड़ने में, निकल गया,
नहीं हो सकता आंसर। कॉलिंग द शॉट्स मतलब होता है डिसीजन लेना, गलत है। क्या होगा? मूव द गोल पोस्ट। ये इडियम आपने पढ़ा होगा। मूव द गोल पोस्ट का मतलब होता है रूल्स को अनफेयरली बदल देना। अब बीच एग्जाम में अगर बोल दिया जाए कि मार्किंग स्कीम चेंज हो जाएगा, तो ये तो मूविंग द गोल पोस्ट का एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़े, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। बोल रहा है द रिफॉर्म सीक्स टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग प्रोसीजरल डिलेज अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। लिखा द रिफॉर्म सीक्स टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, ध्यान दीजिएगा, लिखा है टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इंश्योरिंग, अच्छा ये क्या था? ये था इंफिनिटिव। इंश्योरिंग क्या है? जेरेंड। और रिड्यूसिंग क्या है? जेरेंड। अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा था पैरेललिज्म। क्या होगा? या तो तीनों इंफिनिटिव होगा या तो तीनों जेरेंड होगा। आइए, टू इनहेंस, इंश्योर, रिड्यूस, तीनों के तीनों इंफिनिटिव में क्या किया गया है? टू को कॉमन निकाल लिया गया है। ये भी बेस फॉर्म, ये भी बेस फॉर्म, ये भी बेस फॉर्म, ऐसे। और अच्छा होता अगर इसको ऐसे लिखा जाता, द रिफॉर्म सीक्स टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड टू रिड्यूस। बट ऐसे भी चलता है कि टू को कॉमन निकाल दिया गया। इनहेंसिंग जेरेंड, इंश्योरिंग जेरेंड, इंफिनिटिव नहीं हो सकता। एनहांसिंग जेरेंड, इंश्योर बेयर इंफिनिटिव, रिड्यूसिंग जेरेंड नहीं हो सकता। जो लिखा था वो तो गलत था। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द बिलीफ दैट वंस कल्चर, रेस और नेशन इज इनहेरेंटली सुपीरियर टू अदर्स इज टर्म्ड एज। एक धारणा जिसमें आप ये मानते हो कि आपका जो कल्चर है, आपका जो रेस है, आपका जो देश है, ये सब कुछ दूसरों से बेहतर है, उसे क्या कहते हैं? उसे देशभक्ति कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं? नहीं, सोवेनिज्म। सोवेनिज्म का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो इस बात को लेकर कि मैं सुपीरियर हूं। वो जरूरी नहीं है वो कल्चर, रेस और नेशन के ऊपर हो, वो बहुत बार जेंडर के ऊपर भी होता है। जैसे हम मेल शोविनिज्म कहते हैं ना, मर्द प्रधान, अपने आप को बड़ा समझना। तो ये तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव टोन है, राइट। ये बिगट वाले सेंस में आ सकता है। यहां बोला जाता है कल्चर, रेस और नेशन के ऊपर, ये नहीं हो सकता। जेनोफोबिया, ये तो डर है, ये बिलीफ नहीं है, ये डर है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? एथनोसेंट्रिसिज्म, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? एक ऐसी बिलीफ जिसमें आप ये मानते हो कि आपका कल्चर, इथनिसिटी, सोशल ग्रुप सुपीरियर है बाकियों से। जेनोफोबिया का मतलब क्या होता है? डर या डिसलाइक किसी चीज, नई चीज से या फॉरेन चीज से। सोमनिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव, एग्रेसिव या इरेशनल बिलीफ, किसी अपने आप को सुपीरियर मानना। नेशनलिज्म, देशभक्ति। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू प्रोलिक्स। एक वर्ड होता है प्रोलिक्स, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोलिक्स का सिनोनिम क्या होता है। पहले प्रोलिक्स को समझ लेते हैं। प्रोलिक्स का मतलब होता है यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। इसे क्या कहते हैं? इसे लेंदी कहते हैं। लेंदी का मतलब होता है लंबा। क्या जरूरत से ज्यादा शब्द है? नहीं। अगर मान लो कोई पैसेज मैं दे रहा हूं जो 4 पैराग्राफ का है, तो वो लेंदी है आपके लिए। क्या वो प्रोलिक्स है? नहीं। प्रोलिक्स का मतलब होगा उसकी जरूरत नहीं थी फिर भी यूज किया गया। लंबा होने का यह मतलब थोड़ी कि उन शब्दों की जरूरत नहीं थी। तो ये तो नेगेटिव कॉनोटेशन का, लेंदी नेगेटिव नहीं, लेंदी न्यूट्रल वर्ड है। रेडंडेंट, फिर से जिनकी जरूरत नहीं थी उनका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। मतलब जो चीजें अब इस्तेमाल में नहीं आती हैं उनका इस्तेमाल करना। यहां बोला जा रहा था जरूरत से ज्यादा शब्द इस्तेमाल करना, तो रेडंडेंट तो नहीं हो सकता, वर्बोस हो सकता है। रैमलिंग का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज तरीके से बात करना, कंफ्यूज तरीके से कुछ लिखना, रैमलिंग होता है। प्रोलिक्स का सिनोनिम नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? वर्बोस होगा। आगे बढ़े, अगला बोला जा रहा है द मिनिस्ट्री सॉट टू डैश माउंटिंग क्रिटिसिज्म। मिनिस्ट्री ने कहा कि जो क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है बाय अनाउंसिंग अ फेज्ड रोल आउट ऑफ द रिफॉर्म्स रादर देन विथड्रॉइंग द प्रपोजल ऑल टुगेदर। मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा कि चूंकि क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम जो सोल्यूशन है उसको धीरे धीरे करके लागू करेंगे, एकदम से प्रपोजल को पीछे नहीं कर लेंगे। लिखा है द मिनिस्ट्री सॉट टू डैश माउंटिंग क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को डैश करने के लिए, क्या करने के लिए? ऑल्टर। ऑल्टर मतलब होता है छोटा या बड़ा करना। क्रिटिसिज्म को कैसे साइज छोटा या बड़ा करोगे? गलत है। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना। क्रिटिसिज्म को शांत करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, हो सकता है। क्रिटिसिज्म को स्पेसिफाई करना, स्पेसिफाई मतलब होता है खास बनाना। क्रिटिसिज्म को खास बनाने के लिए उन्होंने ऐसा अनाउंस किया, नहीं। इंपीड मतलब होता है बाधित करना, किसी चीज को रोकना, तो उन्होंने क्रिटिसिज्म को बाधित करने के लिए ऐसा किया। क्रिटिसिज्म को कैसे बाधित करोगे? क्रिटिसिज्म का रास्ता रोकोगे? नहीं। आंसर क्या है? प्लेकेट करना। आगे बढ़े, अगला वर्ड है परनीशियस का सिमिलर मीनिंग बताइए। परनीशियस का
सिमिलर मीनिंग बताइए। या परनीशियस कितनी बार हमने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2000 बार आ चुका है। परनीशियस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जो बहुत डेंजरस, उसको परनीशियस कहते हैं। आपसे पूछा गया सिनोनिम क्या होगा? हार्मलेस, ये तो एंटोनिम है। बनाइन, ये तो एंटोनिम है ना। माइल्ड, हल्का, डेट्रीमेंटल, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डेट्रीमेंटल। परनीशियस, कॉजिंग सीरियस हार्म और डैमेज, डेंजरस। आगे बढ़े, फिर से ईडीएम है, लिखा है ब्लेमिंग द टीचिंग मेथोडोलॉजी अलोन फॉर पुअर रिजल्ट्स इज डैश सिंस लैक ऑफ स्टूडेंट्स एंगेजमेंट आल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल। लिखा है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी को केवल ब्लेम करना पुअर रिजल्ट्स के लिए ये डैश है, क्योंकि स्टूडेंट का एंगेजमेंट जो है उसमें कमी है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? हिटिंग बिलो द बेल्ट, गलत अनफेयर मेजर्स का इस्तेमाल करना, कोई कंटेक्स्ट नहीं है। बोला जा रहा है केवल पढ़ाने के तरीके को आप ब्लेम कर दोगे, वो डैश है, क्योंकि स्टूडेंट भी ध्यान नहीं देते। तो ये क्या है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री है, गलत जगह पे अपनी एनर्जी लगानी है। ये तो लग रहा है ठीक है कि केवल पढ़ाई को दोष देना, गलत जगह एनर्जी लगाने जैसी बात है। एडिंग फ्यूल टू द फायर, बद से बदतर करना। कटिंग कॉर्नर्स, जैसे तैसे काम करना, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लेमिंग द टीचिंग मेथोडोलॉजी अलोन इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब यह है कि वो गलत चीज को परस्यू करने की बात हो रही है। आगे बढ़े, आ जाओ, फिर से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का सवाल है। 40 नंबर में लिखा है द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन व्हेन कोर्ट अपीयर रिलक्टेंट टू कन्फ्रंट द स्टेट ऑन द इश्यू ऑफ प्रोफाइंड डेमोक्रेटिक कंसेक्वेंसेस इज बेस्ट आइडेंटिफाइड एज। क्या है ये? कौन सा क्लॉज है? देख लेंगे आगे। Which of the following statement is या are supported by the passage? The tone of the passages, हमसे पूछा गया है टोन क्या होगा। अगला, what can be inferred, आपसे पूछा गया है क्या इन्फर कर सकते हैं हम यहां से। The word abdication as used in the passage most nearly means, abdication का मतलब क्या होता है? ये रहा आपका पैसेज पहला, ये दूसरा स्लाइड, पॉज करके पढ़ते जाना। ये तीसरा स्लाइड, 41 नंबर सॉल्व करो, 42 43 सॉल्व करो, 44 45 सॉल्व करो। चलो देखें, एक मिनट, गला सूख जाता है बोलते बोलते, रुक जाओ, एक मिनट पानी पी लो। आइए, लिखा है द जुडिशियरी हैज लॉन्ग बिन रिगार्डेड एज द फाइनल आर्बिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड अ क्रिटिकल काउंटरवेट टू एग्जीक्यूटिव ओवररीच। लिखा हुआ है कि जुडिशियरी मतलब हमारे जो न्याय व्यवस्था है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, उनको बहुत टाइम से, बहुत सालों से ऐसा माना जाता है कि वो हमारे जो संविधान है, संविधान को लागू कराने के वो करता धरता है। ठीक है। In recent years, however, growing unease has emerged regarding the institution's capacity to uphold this role with consistency and moral clarity. हाल फिलहाल के सालों में लेकिन इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्नवाचक प्रश्न उठे हैं। ठीक है। और एक अनईज फैला, एक बेचैनी सी फैली है कि क्या ये रोल अपना सही से निभा रहे हैं। While overt accusations of institutional collapse may be exaggerated, it is increasingly difficult to dismiss the concerns that the judiciary's interventions have become sporadic, selective, and at times conspicuously differential. लिखा हुआ है कि जबकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सीधा सीधा आरोप लगा दो कि हमारी न्याय व्यवस्था मर चुकी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये बहुत एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। लेकिन ये अक्सर देखा जा रहा है और ये बढ़ते हुए केसेस हैं कि न्याय व्यवस्था जहां चाहती है सिर्फ वहीं पे आकर वो अपना कंसर्न दिखाती है। ये बहुत स्पोरेडिक है, बहुत रुक रुक कर होता है, बहुत सिलेक्टिव है। सारे मुद्दे जहां बोलना चाहिए न्याय व्यवस्था को वहां पे वो नहीं बोलते, और साथ ही साथ में ये डिफरेंशियल भी है, बहुत बार ये टालने की भी कोशिश करते हैं। अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्क्वाइट लाइज इन द अनइवन इन्वोकेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। लिखा हुआ है कि और ये जो प्राइमरी सोर्स है ना कि ये चुपचाप है। ये क्यों है? क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसको ये इन्वोक करता है। इनका चुप रहना कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जुडिशियल एक्टिविज्म को इन्वोक करता है, मजबूर करता है लोगों को कि वो इनके खिलाफ बोले। Matters of individual liberty, electoral accountability, and civil freedoms have often encountered prolonged adjudicatory inertia, even as less consequential disputes receive expedited attention. कितना अच्छा लाइन है, देखो लिखा हुआ है कि ऐसे मैटर्स जिसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता कॉम्प्रोमाइज हुई है, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो सिविल फ्रीडम्स की बात है, अक्सर देखा जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक इनका कोई
मतलब कोई वर्डिक्ट नहीं आता, कोई जजमेंट नहीं आता और शिथिल पड़ी रहती है चीजें, जबकि जो कम जरूरी चीजें हैं ना, गैर जरूरी चीजें हैं, उनके ऊपर बहुत जल्दी जल्दी ट्रायल होकर उनका रिजल्ट आ जाता है। This asymmetry has fostered a perception that judicial urgency is shaped not merely by constitutional importance but by considerations external to legal principles. अब ये जो अनियमितता है ना, इससे एक सेंस ये बन रहा है कि जुडिशियल अर्जेंसी कौन सा मैटर पहले देखेंगे, कौन सा मैटर बाद में देखेंगे, ये केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब ऐसे नहीं ये चीजें गवर्न हो रही हैं कि क्या संविधान के हिसाब से जरूरी है, बल्कि ऐसे गवर्न हो रही हैं, उन प्रिंसिपल से गवर्न हो रही हैं जो लीगल प्रिंसिपल के बाहर की चीजें हैं। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। When courts appear reluctant to confront the state on issues of profound democratic consequences, silence itself begins to assume normative significance. लिखा हुआ है कि जब कोर्ट्स झिझकते हैं ऐसी चीजों में सरकार को डांट डपट लगाने से, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक कंसेक्वेंस के लिए बहुत जरूरी है, मतलब हमारे संविधान को अपहेल्ड करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जब कोर्ट्स झिझकते हैं उनके लिए भी सरकारों को डांट लगाने के लिए, तो जो साइलेंस है ना, जो चुप रहना है, वो एक नॉर्मेटिव सिग्निफिकेंस बन जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि चुप रहना ही भला है। Equally troubling is the expanding reliance on procedural formalism as a means of deflecting substantive scrutiny. और इतना ही ज्यादा परेशान करने वाला यह मुद्दा भी है कि जब कभी भी चीजों को चीजों को एक्सपेडाइट करने का या प्रोसीजर्स में जब भी बाधा आने की बात होती है, तो अक्सर कहा जाता है कि प्रोसीजर फॉर्मलिज्म के ऊपर मतलब ज्यादा लोग रिलाई कर रहे हैं। आसान भाषा में समझाओ तो सारे डॉक्यूमेंटेशंस ठीक होने चाहिए, ठीक है, वहां पे चीजों को सब्सटेंसिव स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज्यादा जोर रहता है। टेक्निकल ऑब्जेक्शंस, जुरिस्डिक्शनल लिमिटेशंस and deferments framed as institutional restraint frequently substitute for decisive constitutional interpretation. लिखा हुआ है कि टेक्निकल ऑब्जेक्शंस का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है ये हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, या डेफर कर दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रेंट के तौर पर। ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है ना कि कोर्ट में मैटर गया तो हम कहते हैं 10 साल कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वहां हवाला दिया जाता है कि टेक्निकल ये इशू है, इस केस को परस्यू करने में हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, या जो इंस्टीट्यूशनल जो चीजें हैं वो रिस्ट्रेन कर रही हैं हमें, ऐसी सारी चीजें। While procedural discipline is indispensable to legal order, its excessive deployment risks transforming judicial restraint into abdication. लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि नियम कानून नहीं फॉलो होने चाहिए, बिल्कुल फॉलो होने चाहिए, लेकिन ये जो डिसिप्लिन है ये इंडिस्पेंसिबल है, ये सबने माना है, लेकिन इसका एक्सेसिव डिप्लॉयमेंट, हर चीज में आप ये नहीं कह सकते कि कानून व्यवस्था मतलब का दोष है या ये डॉक्यूमेंट्स की वजह से ये केस टलेगा, ऐसा हर बार नहीं कह सकते, क्योंकि इससे ये डर होता है कि जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट है ना, वो एब्डिक्शन में बदल जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई की जो पेचीदगियां हैं, कहीं वो एब्डिकेशन में ना बदल जाए। एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना। कहीं ऐसा ना हो कि जानबूझ के डिले कर दिया जाए ताकि जो लोग केस कर रहे हैं वो परस्यू ही ना कर पाए। इन सच इंस्टेंसेस लीगैलिटी सर्वाइव्स बट जस्टिस रिसीड्स। ऐसे केसेस में जहां पे हर चीज में डॉक्यूमेंटेशन को ऊपर रखा जाता है, ये डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बहुत लेमन टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ऐसे केसेस में लीगैलिटी सर्वाइव कर जाती है, मतलब कानून व्यवस्था तो बन जाती है, लेकिन जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो पीछे चला जाता है। The credibility of the judiciary ultimately rests on the infallibility, not on infallibility, on public confidence in its independence and ethical coherence. लिखा है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर जो भरोसा है ना, वो इस पे नहीं है कि वो कितना ज्यादा इनफेलिबल है, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इस बात पे भरोसा ज्यादा है कि ये आजाद है और ये इथिकल है। कोहेरेंस मतलब ये इथिकल तरीके से, मानवता के तरीके से ये अपना काम करती है। When verdicts appear inconsistent, timelines inexplicably elastic, and the principles unevenly applied, trust erodes incrementally rather than catastrophically. लिखा हुआ है कि जब जो verdicts आते हैं, जब वो inconsistent नजर आते हैं कि किसी अमीर आदमी के लिए ये कानून व्यवस्था है, किसी गरीब आदमी के लिए ये है, जब उसका टाइमलाइन बिना मतलब का रबर की तरह खिंच जाता है, जो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा रहे हैं वो अनइवन होते हैं, किसी और के लिए कुछ और नियम, किसी और के लिए कुछ और नियम, तो भरोसा टूटता है। This erosion is particularly damaging in a constitutional democracy where the judiciary functions as both interpreter and guardian of rights. लिखा ये जो इरोजन है ना, ये particularly damaging है
कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए, जहां पे जुडिशरी एक इंटरप्रेटर और एक गार्डियन दोनों की तरह काम करता है। टू आर्ग्यू दैट द जुडिशरी हैज इंटायरली लॉस्ट इट्स वे वुड बी रिडक्टिव। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो चुकी है। येट टू इग्नोर द accumulating signs of institutional drift would be equally untenable। लेकिन इस चीज को इग्नोर करना कि इंस्टीट्यूशन जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा है, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, इस चीज को भी हमें मार्क करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। Restoring confidence requires more than rhetorical reaffirmation of autonomy. It demands demonstrable commitment to constitutional courage, even when such commitments entails confrontation rather than convenience। लिखा हुआ है कि लेकिन सिर्फ ये कह देना कि कानून व्यवस्था स्थापित है, ये काफी नहीं है, ये करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे हमें ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जहां पे कमिटमेंट जो है वो कन्फ्रंटेशन के ऊपर हुई है, कन्वीनियंस के ऊपर नहीं। तो ये बेसिकली हमारी जो कानून व्यवस्था है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनके ऊपर है। ठीक है, आइए अब कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं। पूछा गया था कि ये जो लिखा है एक्सप्रेशन व्हेन कोर्ट्स अपीयर रिलक्टेंट टू कन्फ्रंट द स्टेट ऑन इश्यूज ऑफ प्रोफाउंड डेमोक्रेटिक कंसेक्वेंसेस, ये क्या है? ये नाउन क्लॉज है। देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज किया गया था। अंडरलाइंड है यहां पे, व्हेन से स्टार्ट था। ये तो कंडीशन बता रहा है भाई, है ना, व्हेन से स्टार्ट है। अच्छा, पूरा अगर हम पढ़ें, व्हेन कोर्ट्स अपीयर रिलक्टेंट, जब कोर्ट्स अपीयर होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं कन्फ्रंट करने में इश्यूज को, तो साइलेंस बिगिन, ये तो समय भी बता रहा है, दोनों चीजें बता रहा है, कंडीशन भी है, समय भी है ना। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या था। नाउन क्लॉज, देखो नाउन क्लॉज है तो व्हेन से तो स्टार्ट नहीं होगा, गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है व्हेन से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। ये पर्टिकुलर सेंटेंस यहां व्हेन से स्टार्ट होकर नाउन क्लॉज तो नहीं बना रहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। एडजेक्टिव क्लॉज है, ये किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, प्लेस तो नहीं है। अच्छा, तो इसने टाइम वाला माना है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर सपोर्टेड बाय द पैसेज, पैसेज के हिसाब से क्या यहां पर सपोर्टेड है? 1, जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज ऑलवेज इनकंपैटिबल विथ कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस। लिखा है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, मतलब जुडिशियल जो कंट्रोल है वो हमेशा इनकंपैटिबल होता है, वो साथ साथ नहीं चलता कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस के साथ साथ में ये नहीं चलता। ये तो गलत बात है। पहले लाइन में ये बोला गया था कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्यों होता है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिस मिल सके। तो 1 वाला तो सही है, गलत है ना, तो 1 फॉलो नहीं कर रहा, 1 वाला आंसर काट देते हैं। अब या तो आंसर ए है या तो आंसर बी है। अच्छा, दोनों में 2 है तो 2 तो सही होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में है। प्रोसीजरल फॉर्मलिज्म कैन समथिंग ऑब्सक्योर सब्सटेंशिव जस्टिस, ये तो ठीक है। 3 में लिखा है जुडिशियल क्रेडिबिलिटी डिपेंड्स पार्टली ऑन पब्लिक परसेप्शन। जो जुडिशियल क्रेडिबिलिटी है वो कुछ हद तक डिपेंड करता है पब्लिक के परसेप्शन पे, ये बात भी है, हमने पढ़ा था। ये हालांकि डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ था, पर हमने ये पढ़ा था कि बहुत बार जो जजमेंट है वो डिफरेंट तरीके से आता है, सेम सबूत से डिफरेंट रिजल्ट आ जाता है। तो 3 वाला भी करेक्ट है, ओनली 2 नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है? ए, एक्यूजेटरी एंड डिसमिसिव। एक्यूजेटरी, आरोप लगाया जा रहा है, चलो ये बात तो बिल्कुल भी ठीक था, पर डिसमिसिव था क्या? पूरे पैसेज में कहीं ऐसा बोला गया कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुका है? नहीं, ये नहीं है। कॉशियस येट क्रिटिकल, कहा जा रहा है केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और क्रिटिकल भी, क्रिटिसाइज भी कर रहा है, ये हो सकता है। हमेशा मैं बोलता हूं टोन, टाइटल, पैसेज, थीम, इन्फ्रेंस, ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाइए, ये भी आंसर हो सकता है। बाकी हम ऑप्शन और चेक कर लेंगे। पोलेमिकल एंड कन्फ्रंटेशनल, किसी को कन्फ्रंट किया जा रहा है, और पोलेमिकल है, पोलेमिकल का मतलब होता है एग्रेसिव है। क्या एग्रेसिव था पूरा टोन? नहीं, क्योंकि बार बार ये रिएटरेट किया जा रहा था कि सब कुछ खराब नहीं है, तो पोलेमिकल तो नहीं है। डिटैच्ड है और एनालिटिकल है, क्या कहा जा रहा है कि जो करना है करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। लिखा है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट जुडिशियल साइलेंस इन सर्टेन कंटेक्स्ट इज व्यूड एज। पैसेज में ये कहा गया था कि जो जुडिशियल साइलेंस है उसको कैसे देखा जा सकता है। याद होगा आपको, यहां पे हमने जुडिशियल साइलेंस पढ़ा था। साइलेंस, इसको कैसे देखा जा सकता है? नॉर्मेटिव सिग्निफिकेंस की तरह देखा जा सकता है। आइए। An inevitable consequence of procedural limitations, a strategic assertion of institutional autonomy, a form of implicit normative positioning। यही था ना, normative positioning था ये। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। द वर्ड एब्डिकेशन एज यूज्ड इन द पैसेज, एब्डिकेशन का हमने यूज कहां पढ़ा था कि या तो कानून मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि उसको एब्डिकेट कर दिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा केसेस को, त्यागने को एब्डिकेट कहते हैं। डेलीगेशन का मतलब होता है पावर दूसरे के हाथ में ट्रांसफर करना, ये तो नहीं होगा। विड्रॉल मतलब होता है किसी चीज को विड्रॉ कर लेना, खींच लेना, नहीं। रिनंसिएशन, त्याग देना,
खत्म हो जाना। एब्डिकेशन का सिनोनिम नेग्लिजेंस नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे बहुत सारे हमने स्लाइड्स लगवाए हैं ताकि जो वर्ड्स, जो कि बहुत टफ पैसेज था, तो जो वर्ड्स इसमें आए हैं उनको आप देख लो और देख के आंसर कर लो। सो इस मॉक में भी हमने 45 क्वेश्चन किए हैं, 45 बढ़िया सवाल किए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत अच्छा था, एक PQRS बहुत अच्छा था, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो आपको टफ लगेंगे, पर वही मजा है मॉक बनाने का, जब टफ, इजी, मॉडरेट मिलाकर बनाया जाए। मैंने कोशिश की है कि आपको जितने अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मॉक के साथ। आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको समझ आ रहा होगा कि मॉक का लेवल क्या है, कितना रिलेवेंट है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक फॉर बीइंग विद मी।